So hello everyone, a very good morning, and we welcome you all to V-Smart Academy. We welcome you all to CA Foundation. So from here you will be starting your professional journey. काफ़ी कुछ सोचा होगा because I know जब 10th होता है 12th होता है तो दिमाग में ऐसा चलता है अब क्या करना, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कोई बोल रहा है ये कर लो, वो कर लो. So at this point of time, after deciding all, trust me guys, आपने बहुत ही अच्छा प्रोफेशन चूज किया है. द टाइम विल टेल जितना सारा नॉलेज आपको ये प्रोफेशन देने वाला है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जितना रिवॉर्डिंग ये आगे जाके होने वाला है. एज यू ऑल नो टुडे वी आर स्टार्टिंग एंड आप अपना आज पहला क्लास मैथ्स का है. सो आई विल बी पासिंग ऑन द माइक टू अमन सर. अमन सर आपको कुछ गाइड करेंगे एंड देन ओके, फिर उसके बाद विल स्टार्ट. सो फ्लो के साथ जाते जाना, ठीक है. बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है. पता है सब्जेक्ट्स कौन कौन से है? अच्छा, एक सब्जेक्ट क्या है बताओ? मैथमेटिक्स. एक ओके, इकोनॉमिक्स, लॉ है, अकाउंट्स है. चलो तो आप लोग ठीक है. ऑनलाइन वालों को भी सर वेलकम कर देते हैं. सो गाइस, कोई आ रहा है? आप सभी का स्वागत है सीए फाउंडेशन में. और अभी से कुछ चीजें धीरे धीरे हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे. एक बार आप लोग एक लेवल अप आ जाओगे तो फिर अपन और पेज से स्टार्ट करेंगे. ये जर्नी बहुत अमेजिंग होने वाली है. ट्रस्ट मी, पूरे जो क्लास का दौरान होता है, पूरे अभी भी फाउंडेशन में भी, इंटर में भी, फाइनल में भी, ये पूरा जिंदगी भर आपको याद रहेगा. आपको कोर्स में पढ़ने में तो मजा आएगा ही, बट जो रहता है ना क्लास में आप आ रहे हो उतने डेडिकेशन से, बिकॉज एट दिस एज बहुत सारे बच्चे, कोई घूम रहा होगा कहीं पे, कोई दूसरा सिटी घूमने गया होगा, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर व्हाट दे आर डूइंग और उनको क्या करना है. बट कुछ बच्चे यहाँ पे 12th में भी है जो अभी 12th में ही, अभी बहुत अच्छी बात है 12th से ही आप स्टार्ट करते हो अपना फाउंडेशन या 12th के बाद करते हो. एट दिस मोमेंट अगर आप बैठे हो जस्ट आफ्टर 12th टू डू अ प्रोफेशनल कोर्स, इन इटसेल्फ अ वेरी गुड डिसीजन एंड इट विल बी वेरी रिवॉर्डिंग. ट्रस्ट मी, यू कैन बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 21 ईयर ऑफ एज. आप 21-22 साल में जब सीए बन के बाहर निकलोगे, अरे अभी तो आप फैमिली में जाओगे ही ना कहीं. अभी तो 10th तक तो ठीक है, चलो 10th में बच्ची हो गई. अभी जब बोलोगे कि सीए करनी है तो ऐसा पलटते हैं, सीए कर रही है, अच्छा. फिर पता चल गया नेक्स्ट बार वही मेहमान के वापस उसके घर जाना, नेबर के, अपना जो भी है रिलेटिव के घर जाना वापस, तो पहले ही पता है ना उसको सीए कर रही है, तो दूसरों को भी बताएंगे ये सीए कर रही है. तो दिस प्रोफेशन इज वेरी रिवॉर्डिंग. बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, अपने लगने से लगे रहो. एक हमारा, जैसे मैं लॉ में आऊंगा अभी, अभिजीत सर आपको थोड़ा बहुत गाइड करेंगे, फिर सब्जेक्ट के लिए अपन बताएंगे कैसे क्या चीजें आगे बढ़ने वाली है. ठीक है, चलो अभिजीत सर. थैंक यू अमोल सर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. खाना नहीं खाया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, क्या हुआ? नहीं खाया. आवाज से तो नहीं लग रहा है यार. हाँ, एक और बार ट्राई करें. गुड मॉर्निंग एवरीवन. ऐसे ही जोर से, मतलब लगना चाहिए दमदार. भैया सीए कर रहे हैं वैसे दिखना चाहिए, राइट? ओके, चलिए. किसी को ऐसा लग रहा है अभी, मतलब वो 3 इडियट्स देखा सबने? 3 इडियट्स में वो टीचर पूछता है आमिर खान को, आप क्यों हंस रहे हैं? बोले सर बचपन से सपना था इंजीनियर बनने का, आज इंजीनियरिंग की क्लासेस में बैठा हूँ सर, बड़ा अच्छा लग रहा है. तो ऐसा आपको किसी को लग रहा है सर बचपन से सपना था सीए बनने का, आज सीए के क्लास में बैठे बड़ा अच्छा लग रहा है? एनीवन फीलिंग लाइक दैट? नो, मतलब बचपन से सपना किसी का था नहीं. अच्छा, बचपन से तो सर सिर्फ इंजीनियरिंग और डॉक्टर के बारे में सुन रखा था. हम वो एक्सेप्शनल जनों में से है जो ये हिम्मत करके कुछ अलग कर रहे हैं, और बिलीव मी आप इसमें ज्यादा सक्सेसफुल होकर भी दिखाओगे बाकियों से, राइट? सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब अपने लिए तालियां बजाओ. अब प्रश्न उठता है क्यों बजाए सर तालियां? अब ऑनलाइन वाले सब लोगों ने, आई होप कि अपने अपने घर में आप लोगों ने भी तालियां बजाया है, राइट? अपने पेरेंट्स को सुनाई देना चाहिए कि आप लोगों ने ताली बजाया. अब क्यों बजाया ताली? आप लोगों ने ताली इसलिए बजाया, अपने आप के लिए बजाया, इसलिए क्योंकि आप लोग बाकियों से आगे हो. यू आर अमंगस्ट दोज लीडर्स जो आज के डेट में अपनी छुट्टियां एंजॉय करने की जगह अपने करियर के बारे में सोच रहे हो. ठीक है? सो दैट इज रियली अमेजिंग. और आप कहीं ना कहीं दूसरों से एक एज रखने वाले हो, राइट? तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट यू. आज से आपका जर्नी शुरू होने जा रहा है. सबसे पहला लेक्चर होगा मैथ्स. अमन सर अभी मैथ्स के बारे में आपको पूरा गाइड करेंगे. सेकंड लेक्चर होने वाला है अकाउंट्स का. अकाउंट्स के बाद होने वाला है लॉ. इकोनॉमिक्स कुछ दिनों में शुरू होने वाला है. ठीक है?
अमन सर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको कह देता हूं। सबसे पहली बात, यू आर इन वी स्मार्ट, ठीक है, तो यू आर इन वेरी सेफ हैंड्स। आप लोग यहाँ पे प्लीज एकदम अश्योर्ड रहिए, क्योंकि हम सब फाउंडेशन स्पेशलिस्ट है। हम सारे के सारे फैकल्टीज फाउंडेशन छोड़ के और कहीं फोकस नहीं करते, ठीक है। अमन सर के बारे में अगर मैं कहूं, यहां पे मैथ्स को लेकर डर कितने जनों के मन में है? 1 2 3 4 5, ओके। ऑनलाइन वाले भी मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो कि आपके मन में मैथ्स को लेकर डर कितने जनों के मन में है? थोड़ी देर में आएगा, ठीक है। ये बात मैं हमेशा पूछना पसंद करता हूं, क्योंकि ये जो अभी हाथ उठे हैं ना, अभी कुछ हाथ उठे जो मैथ्स को लेकर डर है, कुछ टाइम बाद, मे बी हफ्ते 10 दिन बाद, और जल्दी बोलूं ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हफ्ते 10 दिन बाद मेरे अपने सेशन में ही, अकाउंट्स के सेशन में, मैं पूछूंगा, हाँ बताओ भैया कितने जनों को मैथ्स का डर है? तब देखते हैं कितने जनों का हाथ उठता है, ठीक है। तो मैं एक बार बता देता हूं कि अमन सर आपका मैथ्स का डर पूरी तरह से मिटा देंगे, और इनफैक्ट ऐसा भी हो जाएगा कि आप लोगों को मैथ्स में ज्यादा मजा आने लग जाएगा। यू विल बी वेटिंग फॉर द क्लास ऑफ मैथ्स, ठीक है। तो दैट इज द फन दैट यू आर गोना एक्सपीरियंस इन द क्लास ऑफ मैथ्स। एट द सेम टाइम आप लोगों को कैलकुलेटेड ट्रिक्स में इतना ज्यादा मजा आने लगेगा कि भैया नथिंग लाइक दैट, मैथ्स जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा आपको फील होने लगेगा। एवरीवन जिनको मैथ्स से डर है, जिनको पहले से प्यार है, उनके लिए तो अच्छा ही है, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ओवर टू अमन सर नाउ, ओके। चलिए, थैंक यू बेबी सर। चलिए दोस्तों, शुरू करें आज का सेशन, ठीक है। अपन बैच क्लास को शुरू करें उसके पहले एक मिनट रुकिएगा। गाइस, अभी कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स मिलने के होंगे आप लोगों को मैथ्स के, ठीक है। मैं आपको पूरा कंप्लीट ब्रीफ करता हूँ कि कैसे हमारा बैच ड्राइव होने वाला है, ठीक है। जैसा कि अभिजीत सर ने पूछा, पहले मुझे बताओ वाकई में कितने लोगों के मन में मैथ्स का डर है कि सर पता नहीं क्यों कैलकुलेशंस नहीं समझते, नंबर्स को देख के डर लगता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं, स्टार्ट करने में डर लगता है। एक होता ना बेसिक क्वेश्चन होता है मन में, सर सामने सब कुछ समझ में आ जाता है, पर फिर भी क्वेश्चन सामने आता है तो लगता है स्टार्ट कैसे करें, और ये स्टार्ट कर लिया तो एंड कैसे करें, पर कहीं ना कहीं तो हमारी गाड़ी लाके रुक जाती है। कोई मुझे बताएगा कितने लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जिन्होंने 12th विथ मैथ्स किया है? ठीक है, ठीक है। बाकी लोगों ने 10th तक तो मैथ्स किया है। देखो अब कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, आज तक लॉ पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं। लेकिन कभी आज तक यहाँ पे आके ऐसा बोलते हो, सर मेरा लॉ का बैकग्राउंड नहीं है तो मैं लॉ नहीं समझ पाऊंगी? कभी ऐसा बोलते हो? कभी नहीं बोलते। लेकिन मैथ्स के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, सर मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है इसीलिए मेरे को मैथ्स से डर लगता है। लेकिन मुझे बताओ, क्या वाकई में आपको मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है? बोलना गलत नहीं लगता आपको बोलना? कौन कहता है मैथ्स का बैकग्राउंड है? 10th तक पढ़ा मैथ्स, तो कैसे मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है? लॉ 10th तक पढ़ा, लेकिन कभी लॉ के लिए आज तक किसी ने नहीं बोला मुझे कि लॉ का बैकग्राउंड नहीं है सर, तो लॉ मेरे को नहीं जमता है। क्यों? होता क्या है दोस्तों, हम आपस में ही कंपेयर शुरू कर देते हैं, इसने 11th 12th मैथ्स पढ़ा है, मैंने 11th 12th मैथ्स नहीं पढ़ा, तो डेफिनेटली इसका मैथ्स अच्छा होगा। होगा, क्यों नहीं होगा? उसके कैलकुलेशन थोड़े फास्ट होंगे, क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं। इसमें कोई शौक लगने वाली बात है क्या? नहीं। आपका मान लेते हैं कोई अभी साइंस वाला बच्चा मैथ्स करने आ जाए, यहाँ पे आ जाए, सीए करने आ जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपका अकाउंट्स का परफॉर्मेंस उससे बेटर होगा? उसने आज तक क्रेडिट डेबिट सुना है क्या? नहीं। तो आपने तो सुना है 2 साल, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा जल्दी कनेक्ट करोगे। उसको कनेक्ट करने में 20 दिन लगेगा, आप स्टार्टिंग के फर्स्ट डे पे कनेक्ट कर जाओगे। तो इतना ही डिफरेंस है यदि आपका मैथ्स का बैकग्राउंड है चाहे नहीं है। लेकिन मैं ऐसे कोई भी शब्द क्लास में यूज नहीं करूंगा जो आपको ये फील करवाएं सर कि मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं था तो मुझे चीजें कम क्लिक कर रही हैं। हर चैप्टर का दोस्तों एक अपना ओन सेट ऑफ बेसिक्स होता है जिसका किसी भी बाकी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं होता। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए, पहली बात तो हमारा जो सेशन शुरू होगा दोस्तों, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ऑफ मैथ्स। मैं आपके पहले कुछ क्वेश्चंस को आंसर करता हूं, शायद आज हम लोग कंटेंट में आए, इसके पहले हमारी जर्नी कैसे जाने वाली अगले 3 महीने, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चंस रह जाते हैं सो देन आप प्लीज मुझसे पूछिए बिंदास, ठीक है। दोस्तों सुनिए, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सर हमारा इस सब्जेक्ट चलने कैसे वाला है। आप पहली बात तो ये समझ लो, एकदम दिमाग में बैठा लो कि आपका जो सब्जेक्ट शुरू होगा वो शुरू होगा एकदम बेसिक्स ऑफ मैथ्स से। सर कहना क्या चाहते हो बेसिक्स ऑफ मैथ्स? हम मैथ्स को वहां से कनेक्ट करेंगे जहां पर आप लोगों ने छोड़ के आए, ठीक है। अब जैसे एलसीएम है,
अभी तक हम लोग एलसीएम कभी पढ़ा 11th 12th में? नहीं, लेकिन 9th और 10th तक यूज होता था तो हमारे दिमाग में था। अब उसमें गैप आ गया है। एलसीएम, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ऐसा नहीं होने वाला, इसमें बहुत घुसने वाले हैं अपन। लेकिन मुझे पता है पूरी जर्नी में हम कहाँ कहाँ पे आप जाके कैलकुलेशंस खराब करने वाले हो, पूरी जर्नी में कौन कौन से छोटे छोटे बेसिक्स है जो आपसे गलती होने वाली है, तो उसको हम पहले ही क्लास में काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये हुआ आपका जिसका आपके किसी भी चैप्टर का कोई नाम नहीं है। पहले चैप्टर का नाम ही है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें मैं आपको काफ़ी हद तक दोस्तों कैलकुलेटर परचेज कर लिया क्या आप लोगों ने? ठीक है, कोशिश करेंगे एक बार कैलकुलेटर के बारे में बात करें, मुझे याद दिलाना, ठीक है ना, कि कौन सा कैलकुलेटर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कौन कौन से बटन्स कैलकुलेटर में होना चाहिए, मैं आपको सारी बातें करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है ना। पता चला गलत कैलकुलेटर आ गया तो अपन बैठे हुए हैं, सर बटन ही नहीं है, सर वो जीटी बोल रहे हो, क्या बटन जीटी क्या होता है सर, ये क्या होता है, मेरे में तो है ही नहीं, तो पूरे कैलकुलेशन हिल जाएंगे हमारे। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले दिन मैं आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेटर में फैमिलियर करना शुरू करूँगा, ठीक है, कि कैसे हम कैलकुलेशंस को कम से कम करते हैं। ज़रूरी ऐसा नहीं होता, कैलकुलेटर का यूज़ इतना नहीं है बस कि मान लेते हैं 23 इंटू 25 करना है, अब 23 इंटू 25 लिख के तो करेंगे नहीं, तो इतना सा काम नहीं है बस कैलसी का कि आपने 23 इंटू 25 के लिए कैलकुलेटर को यूज़ किया ना। मान लेते हैं 5 स्टेप लिखने थे हमें, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि 5 स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं, एक ही स्टेप लिखा और बाकी पूरा काम कौन संभाल रहा है? कैलकुलेटर। तो इस लेवल पे चीजें आ जाएंगी। अब आप सोचो, आप स्कूल डेज में या तो इसके पहले मैथ्स का डर क्यों था? इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, सिंस देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, सो वी प्रूव दैट एक्स इक्वल टू वाई, वाई। ये फालतू की चीजें क्या हमारे सिलेबस में आज की डेट में है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। क्या हमारा पेपर सब्जेक्टिव है मैथ्स का कि एमसीक्यू बेस्ड है? मैं बता दूं आपका पेपर आपका कैसा है, एमसीक्यू बेस्ड। मतलब क्या हम यहां पे मेथड बाउंड है क्या इस बार? नहीं। क्या अभी तक हमने जो जर्नी जी है क्या हम उसमें मेथड बाउंड थे क्या? हाँ। यदि फैकल्टी का मेथड मैच नहीं किया तो नंबर देगा क्या? नहीं। बुक में लिखा है आपने सिंस और देयरफॉर लगाना ही भूल गए तो भी नंबर कट जाते थे। यदि आपने गिवन टू प्रूफ प्रूफ फिर लिखते थे हाइंस प्रूफ्ड, आप श्योर रहते थे गिवन में एक नंबर मिल जाएगा, टू प्रूफ में एक नंबर मिल जाएगा, गिवन प्रूफ में तो कुछ भी लिख दिया हमने, फिर हेंस प्रूफ्ड। सर देखो 5 में से 3 नंबर तो मिल जाएंगे, 3 नंबर कहाँ गए? वो प्रूफ के गए सर। तो होता क्या था, अभी आपको पता रहता था कि हमें एक फॉर्मेट फॉलो करना है। क्या अब हमें कोई फॉर्मेट फॉलो करना है क्या? अब हमें अपने पूरे अपने मर्जी के मालिक। जब आप ये चीज़ को अपने दिमाग में एक्सेप्ट करते हो, हाँ यार मेरे को ना मेथड का टेंशन है, ना मुझे कोई थ्योरम याद करनी है, ना मुझे कोई चीज़ प्रूफ करनी है, मुझे तो लगाना है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। मैं आपको एक चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ आज के दिन पे, ये आपको आने वाले 6 से 7 दिन बाद फील होगा, ठीक है सर, कि अब हमारे दिमाग में मैथ्स का रट्टाफिकेशन वाला कोई फियर नहीं है, ना ही कोई अननेसेसरी फॉर्मूले आएंगे, थ्योरम एक भी नहीं आएगी। कोई भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ तो आपके दिमाग में उसका रीज़न होगा, बिना रीज़न के आप कोई भी चीज़ नहीं लिखोगे। इससे होगा क्या, आपके सब्जेक्ट एकदम प्रैक्टिकल और अच्छा खासा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा। कोई क्वेश्चन को सोचना कैसे, कोई क्वेश्चन को प्रोसीड करना कैसे, मैं आपको ये डेवलप करूंगा। मेरा मोटिव यहाँ पे बैठा करके आपको ये 100 क्वेश्चन कर लिए घर जाके दोबारा कर लेना, ऐसा नहीं है। अब अपन स्कूल डेज में है ही नहीं दोस्तों, अब अपन स्कूल डेज में है ही नहीं कि मैं कह सकता हूँ कि ये एश्योरेंस ले सकते हो क्या अमन सर आप कि मैं आपने 50 क्वेश्चन कराए तो यही 50 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। मैं कहता हूँ ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं है, पर मैं आपको ये वादा करता हूँ कि हम 100 200 300 जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे क्वेश्चन आपको डेवलप जरूर कर देंगे कि यदि अब कुछ भी आया तो आपका दिमाग काम करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? मैथ्स वाज नेवर अबाउट कि हमें उसको रट्टाफिकेशन करना है, ये 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यदि आपने 5 क्वेश्चन सही तरीके से किए और 500 पे भारी पड़ रहे हैं तो आप सही जा रहे हो। आपने 500 क्वेश्चन किए पर एक भी नया क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो पूरी मेहनत खराब कर दिया आपने। वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है मैथ्स जिसने 5 क्वेश्चन के दम पे अपने आप को तैयार किया, 500 क्वेश्चन के लायक बनाया, और आपने 800 क्वेश्चन भी कर लिए पर अपने को नया लायक नहीं बनाया कि मैं नया क्वेश्चन देख के फिर भी डरता हूँ। तो क्यों किया 800 क्वेश्चन जब तुझे नया क्वेश्चन देख के डरना ही था? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर आप बताओ हम लोग क्या कभी भी ये वाली कैटेगरी में आ सकते हैं क्या, इतना करते जा रहे हैं फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? ऐसा कभी नहीं होगा क्लास में कि आप मैथ्स करते जा रहे हो और वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैथ्स करते जा रहे हो, आपको ये फील होगा मेरा डर खत्म है, मैं तो फालतू का इतना ओवर थिंकिंग करके चल रहा था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ठीक है, अपना पूरा टॉपिक शुरू होगा बेसिक्स ऑफ मैथ्स से। अब दूसरी बात समझिए, सर क्या एक बेसिक्स ऑफ मैथ्स मेरे पूरे मैथ्स का डर निकाल देगा? क्या एक बेसिक्स ऑफ मैथ्स मेरे पूरे चैप्टर को संभाल लेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। लेकिन एक बात समझिए, हर चैप्टर का एक अपना सेट ऑफ बेसिक्स है। जैसे कि हम पहला टॉपिक जो शुरू करेंगे उसका नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। क्या नाम है दोस्तों? मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। आज से पहले इस चैप्टर का नाम हुआ करता था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अब न्यू सिलेबस में इसका नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। अब सुनिए, इस चैप्टर का वेटेज है 15 नंबर। अब आप सोचिए ये चैप्टर का प्लेसमेंट है आपकी किताब में
ये है आपके 5th नंबर का चैप्टर, पर मैं सबसे पहले शुरू करूंगा 5th नंबर का चैप्टर। पहले चैप्टर्स हैं रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज। आप इन्हें कहते हो एल्जेब्रा, याद है? एल्जेब्रा बेस्ड चैप्टर। और आपका डर क्या है? एल्जेब्रा, एक्स वाई जेड ट्रांसपोज करना, ये बेसिक्स। जब तक मैं आपको उसमें आपको आगे ना लेकर के आ जाऊं कि हाँ यार अब आपको डर नहीं लगता, आप बिना डर के जब उन चैप्टर्स को करोगे एल्जेब्रा के, तो आपसे बिल्कुल भी गलतियां नहीं होंगी। अब मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस शुरू होगा हमारा, लगभग ये पता चलेगा कि सबसे बड़ा चैप्टर है आपका ये। और लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक अच्छा चैप्टर आप आखिरी में पढ़ रहे हो, जितना आपको नहीं था, जितना आप आखिरी में पढ़ोगे उतना कम मिलेगा टाइम उसको रिवीजन करने का। और जितना बड़ा चैप्टर आपने पहले खत्म किया, क्या आपके उतना समय है उसको और रिवाइज करने का और नए नए क्वेश्चंस करने का। सो आप चैप्टर का सीक्वेंस मैं जैसे पढ़ाऊंगा वैसे चलेगा। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना जहां जहां लिंकेज है, मुझे लगता है यहाँ पे बच्चा डेवलप हो जाएगा तो पहले वो चैप्टर आएंगे। जैसे जैसे आपको डेवलप करना है वो वही सीक्वेंस चलेगा जिस सीक्वेंस में हमने डिसाइड किया है। कोई हम मॉड्यूल के सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे एज पर द हमारे प्लानर, बट येस आप अपनी मॉड्यूल कैरी करेंगे। जैसे आपका स्टडी मैट आ गया क्या? आप लोगों का स्टडी मैट आ गया? इंस्टीट्यूट स्टडी मैट भेजती है एक, यहाँ तो मिलेगा आपको स्टडी मैट, वो अलग चीज़ है। जब आपने सीए फाउंडेशन का रजिस्टर किया होगा दोस्तों, तो आपको एक स्टडी मैट्स आएंगे, ठीक है? जैसे स्टडी मैट्स आएंगे आप मुझे बताओगे, मैं आपको बताऊंगा कि कब कब लेकर के आना है। जब भी हमारा कोई चैप्टर खत्म होगा, हम ये मेक श्योर करेंगे कि हमारा स्टडी मैट पूरा कंप्लीट हो गया सर, हमें कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। मतलब हमें बार बार उस किताब के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे एक किताब कर रहे हैं, दैट विल कवर एमटीपी, आरटीपी, स्टडी मैट्स, ऑल द रेलिवेंट क्वेश्चंस जो हमें क्लास में डिस्कस करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? अब देखिए हर चैप्टर का एक अपना सेट ऑफ बेसिक्स है। मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। अब मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में बेसिक समझिए, बेसिक क्या है? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? हाफ ईयर मतलब आधा साल, दो साल हो जाएंगे आधे आधे, 6 महीना और 6 महीना। अब ये दोस्तों ये इस चैप्टर का बेसिक्स है। आप मुझे बताओ क्या इस बेसिक्स को डेवलप करने के लिए क्या इसका इक्वेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन से कोई लगता है कोई लेना देना होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो हर चैप्टर का एक अपना सेट ऑफ बेसिक्स है जो हम पूरा डिस्कस करेंगे। जब चैप्टर में लिंकेज वाले चैप्टर शुरू होंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी तभी पढ़ सकते हो आप जब आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया हो, तो देयर विल बी ह्यूज गैप बिटवीन दो चैप्टर। मैंने आपको आज पीएनसी पढ़ाया, जब तक इस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस, कमांड और रिविजन ना हो जाए हम प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे ही नहीं। प्रोबेबिलिटी लगभग उसके 15-20 दिन के बाद आएगा। तो बाकी पूरे चैप्टर्स हमारे अच्छे खासे सीक्वेंस में जैसे मैंने डिसाइड किया चलेंगे, ठीक है? अब सुनिए, हर टॉपिक का एक अपना सेट ऑफ बेसिक्स है, तो फालतू का आपको बेसिक्स का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, सर यदि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं आपको अभी भी इस चीज का आंसर कह रहा हूं, आपका चाहे मैथ्स बैकग्राउंड हो चाहे ना हो, मैं आपको कल आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि सर इसका भी आंसर 10 सेकंड में आ रहा है और मेरा भी आंसर 10 सेकंड में आ रहा है। इसका मैथ्स बैकग्राउंड हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क। मैं बैकग्राउंड मतलब मैं कह रहा हूं आपने 11th-12th में मैथ्स को ऑप्शनल में छोड़ दिया था, बस 10th तक आपने पढ़ा है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड है आपका। आप एकदम फ्री ऑफ माइंड से पढ़ो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज ना पहला दिन होता है ना, जब मैं आपको बताता हूँ हम कैसे रहते हैं, ठीक है ना? ये चीज़, ये जर्नी में बहुत बार जी चुका हूँ, बहुत बार देख रहा हूँ, ठीक है ना? पहले दिन हम आते हैं जज करने के लिए। पहले तो हम चेक करेंगे तू हमारे लायक है कि नहीं, ठीक है ना? ये ठीक है, ठीक है। नहीं, ये मैं बताता हूँ, मैं कोटा में था, ठीक है ना? आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर JEE। तो जब मैं वहाँ पे था ना, तो हमारे तो बैच हर वक्त शफल होते थे। वहाँ पे 30-35 बैच होते थे और शफल होते थे। तो हम तो पहले जाते थे, अरे यार नीचे का बैच लग गया, हम चेक करते थे, अरे भाई तू हमारे लायक है कि नहीं पढ़ाने लायक। ये जर्नी में एज अ स्टूडेंट भी देख चुका हूँ और बीइंग अ फैकल्टी में बहुत देख चुका हूँ। तो एक स्टूडेंट और टीचर को कनेक्ट होने में, मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ एकदम, ठीक है? ये मेरे बिल्कुल भी मेरे प्लान ऑफ स्पीकिंग है ही नहीं कि मुझे बात करनी है, पर मैं कभी भी कोई प्लान ऑफ एक्शन लेके चलूँ वैसे बात हो जाए, होता ही नहीं मेरे साथ। दोस्तों मैं आपको पहली बार बताता हूँ, 5 दिन तक तो आप समझ लो आप इसी फेज में रहोगे। हम सर चेक करेंगे आपको, आप हमारे लायक हो कि नहीं, ठीक है ना? ये होता है, बीइंग अ रेगुलर बैच ही होता है। पर जब फास्ट ट्रैक और एग्जाम ओरिएंटेड बैच बनता है, जब बच्चा नाम सुन करके आ जाता है कि सर आपकी क्लास कब शुरू हो, तो मुझे पता होता है, मुझे यहाँ पे वो वाला टेंशन नहीं है कि चेक करने वाला है, इसकी आंखों में दांत झांक के देखो कि समझा कि नहीं इसको, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो प्रेशर नहीं है। तो बैच फटाफट चलता है। अभी तो 5 दिन आपके और मेरे बीच में ट्यूनिंग स्टैब्लिश होने में समय लगेगा ही लगेगा, ये नॉर्मल टाइम है, ठीक है ना? 5 दिन के बाद जब आपको फील होगा सर आंसर आ रहा है, सर एकदम मज़ा आ रहा है, जब मुझे वो आपकी आंखों में दिख जाएगा, तब मैं धीरे धीरे दोस्तों आपका इस लेवल को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है ना? तो ये 5 दिन की जर्नी तो जैसे हमने डिसाइड की है आप लोगों ने, ठीक है ना? ये तो अभी आपके हिसाब से चलेगा ये बैच 5 दिन, और 5 दिन के बाद ये बैच मेरे हिसाब से चलेगा। तो अभी तुम अपने मन की करो एकदम, ठीक है ना? तुम एकदम मन में बैठो, बैठ कर देखो तुम्हारे आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं, देखो तुमको मज़ा आ रहा है कि नहीं, तुम देखो पहले तुमको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है? इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस जहाँ पे आप बिल्कुल भी अपनी जगह पे गलत नहीं हो। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द फ्लो, चलने देंगे उसको, ठीक है?
पर मैं आपको इसलिए चाहता हूँ कि आप एक ईजी चैप्टर से मत, अब रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसेस ये कोई चैप्टर है ही नहीं ये चेक करने का कि हम अपने लेवल पे हम क्या सही जगह बैठे हैं क्या, ये कोई चैप्टर ही नहीं है। रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसेस, ए अपॉन बी को रेशियो कहते हैं, डुप्लीकेट करना है तो ए अपॉन बी को ए अपॉन बी से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो मैं क्लास एक 5th क्लास के बच्चे को भी समझाऊंगा तो उसको समझ में आ जाएगा। दिस इज नॉट द राइट चैप्टर फॉर यू, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो, डेमो बैठ रहे हो, आप देख रहे हो कि मैं समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ये वो चैप्टर है ही नहीं दोस्तों। वो चैप्टर हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसका वेटेज 15 नंबर। इनफैक्ट जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप कोई भी टेस्ट पेपर्स में आपको दूंगा, आप परफॉर्म करके देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखिए, आप लास्ट 18 अटेम्प्ट के पेपर में आपको बाउंड कर रहा हूं करने के लिए, आप करके देखिए, आप कहीं भी नहीं अटकने वाले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ठीक है, अब सुनिए सर, ये बैच हमारा ड्राइव कैसे होने वाला है, इस बैच के ड्यूरेशन कैसे होने वाले हैं, सुनिएगा। इस बैच में दोस्तों मैं मुझे टोटल आपके सेशंस चाहिए पढ़ाने के लिए, मुझे सेशंस चाहिए 75 सेशन, 75 सेशंस, ठीक है ना। लेकिन आप समझिए होता क्या है, एक समय के बाद आप इतना बैच रिजिड हो जाएगा, जैसे 5 चैप्टर खत्म हो गए और आप अभी इस टाइम पे हो, आपको ना अभी प्रेशर नहीं आएगा। अभी आपके जब तक हम लोग पढ़ते कब हैं, जब प्रेशर आता है, सबको पता है। जब 12th के बोर्ड्स आए होंगे तो पढ़ा था क्या पूरा साल भर? कब पढ़ा? आखिरी के 3 महीने, आखिरी के 2 महीने, आखिरी के 4 महीने, एज पर अपना अपना डर। जब डर हावी हो जाए, डर 6 महीने पहले आ गया तो 6 महीने पहले, साल भर डर चला तो साल भर पढ़ लिए, ठीक है ना। तो हम तो पढ़ते ही तब है जब आप पीछे एकदम आग लगती, तब रॉकेट में आग लगती तो अभी उड़ता है। तो दोस्तों आप पढ़ना शुरू तब करते हो। अब मैं आपको ये भी पार्ट ऑफ फ्लो बताता हूँ, आपको पूरा मजा आएगा पढ़ने में, क्लास में आंसर्स भी आएंगे। लेकिन एक गलती जो बहुत ज़्यादा रिपीट होती है वो होती है घर जाके रिवाइज ना करना, ठीक है। जैसे ही मुझे लगता है कि 4 चैप्टर खत्म हो गए, 4 चैप्टर के बाद दोस्तों मैं आपका लूँगा पहले रिविजन। जब मुझे ऐसा कनेक्ट होता है कि ये 4 चैप्टर इनके दिमाग में बैठा हुआ है, ये बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं, इनको मैं कभी भी कुछ भी पूछ रहा हूँ, इनको आंसर्स आ रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें लगभग इसी बीच में दोस्तों 5 से 10 रिविजन सेशन तो मेरे पार्ट ऑफ टीचिंग में ही मर्ज हो जाएंगे। हमारा रिविजन सिलेबस खत्म होने के बाद शुरू होता है, वो एक डिफरेंट रिविजन होता है। लेकिन आप खुद ही समय के बाद रिक्वायरमेंट बोलोगे, सर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस 12 दिन पढ़े थे सर, 15 नंबर का चैप्टर है, एक बार हमको 3 घंटे में रिवाइज करवा दो। अब उसके लिए मुझे 1 दिन निकालना है। तो ऐसे बड़े बड़े चैप्टर्स दोस्तों जब खत्म होंगे, फिर 2-3 चैप्टर खत्म हुए, हम वापस जाके क्या करेंगे, उन चैप्टर्स को क्या करेंगे, रिवाइज। तो ऐसे करके मुझे चाहिए 5 से 10 सेशन। तो हमारा सेशन क्या रहेगा दोस्तों, 75 सेशन से हमारा सिलेबस हो जाएगा पूरा कवर 100%। ये फिक्स्ड है, मुझे कितना कंटेंट डिलीवर करना है, कितना आपको होल्ड करवाना है, कितना किस चैप्टर में समय देना है, ये मेरा पूरा फिक्स्ड है। ये पूरा मैं डे वाइज आपको पूरा प्लान मैं आपको आने वाले दिनों में दे दूंगा, ठीक है ना। आपको ये पूरा पता रहेगा कि अगला टॉपिक क्या आने वाला है, कल सर क्या पढ़ाने वाले हैं, सब कुछ दिस विल बी विथ यू। अब सुनिए दोस्तों, सर हमारे नेक्स्ट 4 मंथ्स बताइए कैसे जाने वाले हैं अपन। आज मैं बता रहा हूँ दोस्तों, हम कंटेंट में आए उसके पहले मैंने कहा ना एक बार बात होना जरूरी है। एकदम मैं सडनली टॉपिक पे आ जाऊंगा, कंटेंट में आ जाऊंगा, यू वोंट बी एबल टू कनेक्ट। और मुझे आपको नोट्स के बारे में भी अपडेट करना है अभी। सुनिए अब दोस्तों, इसके बाद हमारे सुनिए, अप्रैल में हम लोग प्रोडक्टिविटी हम बात करें तो 15 दिन से ऊपर की नहीं निकल पाएगी। संडे छुट्टी मांगोगे, अभी मैं बोलूँगा संडे आ जाओ, क्या संडे आ जाए, हम पागल हो गया क्या, कब है पेपर, संडे को बुला रहे हो सर अभी? तो संडे को बिल्कुल नहीं आना है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं संडे को आपको ना बुलाऊं। लेकिन आने वाले दिनों में जब सिलेबस खत्म होने की स्टेज पे रहेगा, तो यदि आप संडे को आते हो, सो इट विल बी फॉर द टेस्ट सीरीज एंड इट विल फॉर द आइदर रिवीजन सेशन। अब मान लीजिए मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मंडे टू सैटरडे मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मुझे पढ़ाने दो, तुमको रिवीजन चाहिए, हम वो 10 सेशन को संडे को रख लेते हैं। और छुट्टी आने वाले दिनों में दोस्तों इट विल बी लाइक दैट कि सर जब हमको लग रहा है, हम सारे फैकल्टी डिसाइड करते ही बड़ा चैप्टर खत्म हो गया है, आज छुट्टी ले लो। मतलब कोई टॉपिक ऐसा चल रहा है हमारा, नहीं हम मंडे टू संडे चलते हैं आराम से लेकर के, टॉपिक खत्म करते हैं, तुम अब मंडे को छुट्टी ले लो, आफ्टर अ रीजनेबल टाइम देयर विल बी कंप्लीट ब्रेक। और संडेज आपकी छुट्टियां ही रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसमें। चलिए सुनिए दोस्तों, अब अप्रैल में मुझे मिल रहे हैं 15 से 20 दिन, ज़्यादा उससे ज़्यादा है ही नहीं। हम यहाँ पे 12 सेशन निकाल पाएंगे, एकदम हाईली प्रोडक्टिव सेशंस, जिसमें मैं आपको एक बड़ा चैप्टर खत्म करूंगा, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद समझिए, आपका मई एंड या जुलाई में, दोस्तों सुनिए, अप्रैल मई में स्टार्टिंग ऑफ द मई में देयर विल बी अ नॉट अ मैथ्स क्लास, ठीक है ना। एक बड़ा टॉपिक खत्म होगा, आई विल टेक द रिवीजन ऑफ दैट टॉपिक एंड टेस्ट पेपर। उसके बाद मान के चलिए मुझे और 2 महीने चाहिए आपको पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए, एंड दैट विल बी नॉन स्टॉप 2 मंथ्स। मैं आपको इसके बारे में आपको एकदम एग्जैक्ट रीजन देता हूँ, मैं नहीं चाहता आपको कोई चीज़ ऐसा लगे सर ऐसा क्यों हो रहा है। जिस तरीके से आप लोग आज आए हो, आप लोग बहुत एक्टिव हो, ठीक है ना, अपने करियर को लेकर बहुत सही टाइम पर डिसीजन लेने वाले लोग हो। पूरी दुनिया ऐसे नहीं है, ठीक है ना। अब ये धीरे धीरे 2 दिन में कल 2 लोग, कल 2 लोग, कल 2 लोग। बीइंग अ फैकल्टी, मैं आज जितना आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा और आप में से जितना कनेक्टेड रहोगे, जो कल आएगा, जो परसों आएगा, जो बीच में टॉपिक में आएगा, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अब मुझे उसको किसी भी स्पीच में इस टॉपिक में कनेक्ट करना, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में कनेक्ट करना, 12 सेशन में से मुझे बहुत मुश्किल है उनको कनेक्ट करना।
तो वो आएंगे, दे विल बी एज इट इज, मुझे उनको अलग से लेके बैठना पड़ेगा, मेरी बहुत अच्छी खासी एनर्जी उनके साथ भी जाएगी। हो सकता है जो बच्चे एकदम एंड में आ जाएं, ठीक है ना, और ये मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ जो हो रहा है इतने सालों से, फिर मुझे उनको 7 to 8 डेज, मुझे 10 डेज देना पड़ेगा मई के महीने में। तब मेरी कोशिश ये रहेगी कि चलो सारे उन बच्चों को भी मैंने अलग से टाइम दे दिया, आपको टाइम नहीं दिया उस टाइम पे, एंड नाउ द बैच इज फिक्स्ड। अब मुझे ना एडमिशन लेने हैं, ना मुझे बच्चों को बैठाना है, अब मैं कंटेंट को रिपीट नहीं कर सकता। देन गाइस द बैच विल स्टार्ट फॉर कंटिन्यूअस 2 months एंड विल कंप्लीट एंटायर मैथ्स, स्टैट्स एंड LR। तो ये हमारा फ्लो है जिसमें मैं मान के चलता हूँ कि मुझे पूरा जून और जुलाई आप देने वाले हो एकदम। इसमें हम 60 डेज हैं, 60 डेज में से हम संडे निकाल देते हैं, एक आध दिन 19-20 कुछ ना कुछ आ जाएगा, त्यौहार वगैरह। मुझे यहाँ पे 50 सेशंस दोस्तों मिलेंगे, जिस 50 सेशंस में मैं आपको पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट मैं खत्म कर दूंगा। अब 10 सेशन की जो रिक्वायरमेंट है, सुनिए दोस्तों, हम सितंबर के महीने में हम 5 से 10 सेशन ले सकते हैं, जिसमें कि मेरा कमिटमेंट है कि 15 अगस्त को हमारा सिलेबस हो जाएगा पूरी तरीके से खत्म। कोशिश ये रहने वाली, अब आपके मन में 2 क्वेश्चन होंगे, सर यदि मान लेते हैं कि पेपर आया सितंबर के महीने में हो गया तो क्या? सितंबर के महीने में हो गया गाइस, सो वी विल कंटिन्यू द फ्लो। हमारा मई जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है, आप मई और जून और जुलाई की जगह आपका खत्म हो जाएगा, आपका मई एंड जून, आपके पास जुलाई अगस्त ये 2 महीना सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा। इसमें हाई चांसेस ये बनते हैं कि जुलाई तो आपके पास पूरा रहेगा, सॉरी अगस्त तो पूरा आपके पास रहेगा, सितंबर के 15 दिन भी आपके पास रहेंगे। हो सकता है मैं आपको मई भी ले लूँ और जून भी ले लूँ और जुलाई के कुछ दिन ले लूँ बस मैं आपके, तो भी आपके पास 50-60 डेज आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिल जाएंगे। यदि पेपर दिसंबर में ही होता है तो आपको मिलेंगे दोस्तों सेल्फ स्टडी के लिए। आपको देखिए अगस्त में मैं आपको यहाँ पे बैठाता हूँ आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन, तो इट विल जस्ट फॉर द रिविजन। ये भी हो सकता है कि हम अगस्त के महीने में कोई रिवीजन ना करें, आप लोग जाओगे अपना सेल्फ स्टडी शुरू कर चुके होगे। सितंबर के महीने में यदि आप लोग यहाँ पे रहते हो, चाहे घर पे रहते हो, चाहे कोई बाहर से आ रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हमारा दोस्तों फुल फोकस रहेगा रिवीजन में। रिवीजन में आपका पूरा सिलेबस का एक बार करवा के दूंगा, जितना हम पढ़ेंगे 75 सेशंस में, वी विल रिवाइज दैट एंटायर थिंग इन 12 to 13 डेज मैक्सिमम। 12 से 13 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज होगा। रिवीजन की बुक आपकी अलग रहती है, वो मैं पूरी करवा के दूंगा आपको। आर वेटिंग अ पॉइंट? अब दोस्तों आप लोग सितंबर में मेरी तरफ से पूरी तरीके से फ्री हो, मैंने पढ़ा भी दिया, रिवीजन भी करवा दिया, इंक्लूडिंग टेस्ट पेपर्स। अब दोस्तों ब्यूटी है इस चीज़ की, सितंबर के बाद पूरी इंडिया पैन इंडिया लेवल पर टेस्ट सीरीज पे शुरू हो जाता काम। पेपर आएगा आपका दिसंबर में, आप जाइए और जितने पेपर्स मिल रहे हैं आपको पूरे इंडिया में करने के लिए, इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज होती है सितंबर में शुरू, आप बिंदास दीजिए, ठीक है। इसके बाद जितनी भी 20 मार्क की टेस्ट सीरीज हो रही है आप वो दीजिए, आप जितने पेपर्स से पेपर्स लगा सकते हो पेपर्स लगाओ बैठ के, सबसे बेस्ट होता है। मैं हमेशा कहता हूँ पेपर्स कभी भी कम नहीं करने चाहिए, कम से कम 10-15 पेपर आपने कम से कम लगाने चाहिए। अब देखिए आपको सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम मिल गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। इसमें मेरा रिवीजन इंक्लूडेड है कि मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, बट इट्स ऑप्शनल। लेकिन आपको इतना मजा आने वाला, बोलोगे सर हम खुद बैठते हैं तो हम नहीं बैठ पाते, आप 2.5 घंटे में पूरा करा दो, मैं 2.5 घंटे में आपको रिवाइज करवा के दूंगा। सो आपका सेल्फ स्टडी का आपको ये मेंटली फ्री रहोगे कि हमारा सिलेबस खत्म हो गया, नाउ वी आर पेइंग फुल फोकस ऑन रिवीजन एंड सेल्फ स्टडी। तो दोस्तों ये हमारा एक मैंने प्लान सेट किया है जो मैं इसी तरीके से एग्जीक्यूट करूंगा। थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल, तबियत कभी आपकी खराब होना या मेरी खराब होना बहुत नॉर्मल चीज़ है, उसमें जो 4-5 दिन का एक एक्सटेंशन होता है वो मैंने अगस्त के दिन में यहाँ पे डाल दिया है कि हो सकता है हमारा अगस्त 15 तक सिलेबस खत्म हो। ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों? अब सुनिए आगे बढ़ जाऊँ। किसी को कोई क्वेश्चन है सेशंस को लेकर, कोई बात है मन में आपकी, कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं सर हमारा सिलेबस तो हमारा पूरा नवंबर तक चलना चाहिए, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? नहीं चलना चाहिए, पता ना, नवंबर तक सिलेबस नहीं चलना चाहिए। दिसंबर में पेपर है तो आइडियल टाइम है कि 3 महीना आप एकदम मेंटली फ्री रहो कि हमारा सिलेबस खत्म हो गया है। गाइस ये पॉइंट क्लियर है? एक चीज़ मैं बता दूं आपको, मैथ्स में कभी भी आपको 1 घंटे में नहीं सिखा सकता। आप इस बात को प्रैक्टिकली मानते हो ना कि मैथ्स 1 घंटे में मैं, मेरी पहला फोकस समझिए, मैं क्लास में आता हूँ 15 मिनट मैं रिवीजन कराऊंगा आपको जो हमने लास्ट क्लास पढ़ा, बचे 45 मिनट्स में कोई भी कंटेंट एक टॉपिक खत्म होगा समझाने का, उसके क्वेश्चंस भी करवाने होते हैं। तो हमने कैसा किया, आपके मैथ्स के मैंने 2 सेशंस बनाए हैं। सेशन एक ही है 3 घंटे का ले लूँ, पर एट स्ट्रेस 3 घंटे लूँगा, आप कभी भी मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इस मंथ को मैं छोड़ दूँ ये 12 सेशन, क्योंकि ये दोस्तों आने जाने वाला पीरियड रहता है, बच्चे आते ही रहते हैं, फिर ये क्लास ऊपर चल जाती है बड़े वाले क्लास में। ये प्रोसेस मैं देख के थक चुका हूँ, ठीक है ना। पर ये जर्नी ऐसी है, आएंगे धीरे धीरे आएंगे, बैच बनेगा, आँख खुलेगी, 12th का रिजल्ट आएगा। अभी तो गए 12th के बाद घूमने, अरे मेरे घर वाले ही जो यहाँ पर आने वाले हैं, कोई घूमने गया हुआ है, मतलब आ जा, आता हूँ, ये चल रहा है। अभी 12th के बाद सब घूमने गए हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत धीरे धीरे दोस्तों वॉक-इन्स होती हैं और बैचेस बनना शुरू होते हैं। अब मान के चलते हैं दोस्तों, आपका आइडियल टाइम रहेगा, पहले मैं फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स ही रखने वाला हूँ, हमेशा मैथ्स, अपना टाइम कभी सेक्रीफाइस नहीं करने वाला, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद द मैथ्स, ठीक है। सुबह 9 बजे हमने शुरू किया, 9 से 12 तक का स्लॉट या 12:30 तक का स्लॉट रहेगा मैथ्स का। अब आप ये सोच रहे हो कि सर इतना ज़्यादा स्लॉट, नहीं, सुनिए,
आपका पहला स्लॉट हुआ समझाने वाला पार्ट, जिसमें हमने 15 मिनट रिवाइज किया, 15 से 20 मिनट, और मैंने 1 घंटा आपको पढ़ाया। वो 1 घंटा पढ़ाने के बाद आपका ब्रेक आया। ब्रेक के बाद दोस्तों वी विल फोकस ऑन द क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस करने का तरीका दोस्तों देखिए 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है एक्नॉलेज बैक करना, इसमें मुझे आपका आंसर चाहिए। एक तरीका जो अभी तक आप फॉलो कर रहे हो, जिसमें आपको मैथ्स ने आपको डरा दिया है। पहला तरीका, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ाया, मैंने बोर्ड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आपने पूरा आंसर देख लिया कैसे सॉल्व करते हैं, फिर मैंने कहा चलो अब अपने आप करके देखो। आपको नहीं लगता कि वो क्वेश्चन को बन ही जाएगा? बनेगा ही बनेगा। किसने सॉल्व किया पहले? मैंने। अब ये चीज स्कूल डेज में चलते आ रही है। क्यों चलते आ रही है? तो हम श्योर थे ना सर कि जो क्वेश्चन आने वाला है इसी बुक से आने वाला है, फैकल्टी भी श्योर था यही आएगा आएगा। तो तुमने लिखा, उसने लिखा, तुमने 2 बार लिखा, घर जाके लिखा, याद किया और रट्टाफिकेशन मार दिया दिमाग में। आपका कॉन्फिडेंस क्लास में रहेगा, घर पे रहेगा, एग्जाम पे नहीं रहेगा, और 15 दिन के बाद तो कॉन्फिडेंस कैसी तैसी हो जाएगी पूरी। लेकिन दोस्तों दूसरा फॉर्मेट, हमने 1 घंटा पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया, फर्स्ट वाला पहला सेशन। सेकंड सेशन में क्वेश्चंस की बारी आई। मैं आपको इतना तैयार कर चुका हूं कि क्वेश्चंस आप खुद लगा सकते हो। सेकंड सेशन में आपने शुरू किए क्वेश्चंस को लगाना, और ये 2 चीजें होंगी, या तो आपके आंसर्स आएंगे या तो नहीं आएंगे। एक बात बताओ, 10 में से आपके 8 क्वेश्चन के आंसर आ गए, आपको नहीं लगता कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा? क्योंकि उस टाइम एक क्वेश्चन पहले सर मैंने किया कि आपने किया? आप लोगों ने किया। दोस्तों मैथ्स में अब जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पहले क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं फिर आप सॉल्व करो ना, बिल्कुल भी नहीं। ये हो गया पुराना मेथड, जिसमें कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ क्लास तक ही सीमित रहता है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे 4 घंटे, जब तक आपके दिमाग में आंसर है, रट्टाफिकेशन। दूसरा फॉर्मेट कि आप उस क्वेश्चन को करो अपने आप, पहले अच्छा खासा लड़ लो दिमाग में जितना लड़ना है, या तो आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया ना, आपने कहा बी, मैंने कहा हाँ बी राइट है, अंदर से कॉन्फिडेंस, क्या मेरा आंसर राइट है सर? क्या बाकी में मेरा 20 आया? हाँ मेरा भी 20 आ रहा है सर, हाँ बढ़िया। क्या होगा दोस्तों, धीरे धीरे जब ये कॉन्फिडेंस अंदर भरता है ना, तो ही डर बाहर निकलेगा। यदि आप वो होता है ना, कॉन्फिडेंस का ज्वालामुखी तब फटता है जब हम ऐसा कुछ क्रैक करते जो हमारे औकात से बाहर है। मैंने क्वेश्चन का, ये स्टार वाला क्वेश्चन है, लगाओ इसको स्टार, जिसने भी सॉल्व कर लिया समझ जाओ पास। फिर आपने उस क्वेश्चन में लड़ाई करी अपने दिमाग से, मैं आपका एफर्ट आएंगे, आपने एफर्ट, सर मेरा आंसर आ गया। और यकीन मानिए जिस क्वेश्चन का आंसर आप एक बार में अपने आप निकाल लेते हो, आपको उसको रिवीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने एक बार में आंसर निकाल लिया तब आप उसको कभी भी गलत नहीं करोगे। गाइस दिस इज अवर रिक्वायरमेंट, और मैं इसी अप्रोच को फॉलो करूंगा। इस अप्रोच की अब बात समझिए सर, आप पहली वाली अप्रोच इस अप्रोच में फर्क, सबसे बड़ा फर्क ये पड़ जाता है, जब पहले टीचर खुद क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो स्पीड उसके हाथ में है बैच की, लेकिन जब मैं आपको सॉल्व करने दे रहा हूं तो हमारा हर एक क्वेश्चन में जो आइडियल टाइम 1 मिनट का था वो 1.5 मिनट में चला गया। अब मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, 30-40 सेकंड में खुद डिस्कस कर रहा हूं उसको, तो ऑलमोस्ट थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। पर दोस्तों डेवलपमेंट मैथ्स का यहीं से होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब सुनिए सर, अब अबाउट द सब्जेक्ट बात करते हैं। ये पैटर्न क्लियर हो गया, हमारा बैच कैसे जाने वाला है दोस्तों। अब सुनिए, आप मुझे बताओगे कि आपका पूरा मैथ्स में क्या सिलेबस में कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। जस्ट अ सेकेंड, दोस्तों सुनिएगा। अब दोस्तों आपका ये मैथ्स है 3 पार्ट है, मैथ्स, स्टैट्स एंड एलआर। सुनिएगा, आपके सब्जेक्ट है पूरा 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक पोर्शन है इसका मैथ्स, एक है इसका दोस्तों क्या स्टैट्स, और एक पोर्शन है दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग। सुनिए, मैथ्स में आपके टोटल है 8 चैप्टर। मैं इसमें 8 चैप्टर इसको कैसे कह रहा हूं, यदि मैं पढ़ाऊंगा तो 12 चैप्टर पढ़ाऊंगा। इंस्टीट्यूट का पहला चैप्टर का नाम है रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड, ये हमारे लिए 3 चैप्टर के बराबर है। एक हुआ रेशियो प्रपोर्शन, एक हुआ पूरा अलग से चलेगा इंडाइसेस, एक चैप्टर पूरा अलग चलेगा लॉगरिथम। इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है, समझा क्या दोस्तों? है भी लेना देना तो हम अलग करके पढ़ेंगे। अब दोस्तों इसमें मैथ्स में प्लीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां मैथ्स में आ गए 3 पार्ट। एक तो आ गया दोस्तों एलजेब्रा, ठीक है। एक दोस्तों में ऐसा टॉपिक जो प्योरली लॉजिक पे चलता है, जहां पे कैलकुलेशन एफर्ट्स बहुत कम लगते हैं। और तीसरा दोस्तों आ गया कैलकुलस। सुनिए, कैलकुलस में 3 टॉपिक, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन एंड गाइस लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, जो कि नया नया ऐड हुआ है न्यू सिलेबस में। अब आप समझो, आपको एक चैप्टर का नाम बोलता हूं, ठीक है ना, और उसके बाद अपन भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि ये सिलेबस में नहीं है। कोई गैस कर सकता है एक चैप्टर ऐसा जिस चैप्टर की वजह से, जो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं होने की वजह से आपका सब्जेक्ट पूरा आसान है। मैथ्स का एक सबसे डरावना चैप्टर का नाम बताओ, सोचो। पढ़ा है आपने, 10th तक पढ़ा है? कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री, करेक्ट।
ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में नहीं है। याद है कभी साइन थीटा कॉस थीटा सुना तो है ना, दिमाग तो खराब हुआ था, ठीक है ना सर। वही देख के तो हमने 11-12 पे मैथ्स नहीं लिया था, ठीक है। अब सुनिए, आपका पूरा ये वाला पार्ट इंस्टीट्यूट ने एकदम इजी ड्राफ्ट किया है। भले ही इसका नाम डेरिवेशन इंटीग्रेशन आपने सुना होगा, बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ भी सुना है, समझिए आपके लेवल पे एक चैप्टर नहीं है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। जब आपके लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो ये तीनों चीजें हो जाती हैं एक्स्ट्रा 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 इजी, आपको कहीं भी एफर्ट नहीं लेने पड़ेंगे। यदि आज मैंने आपको डेरिवेशन पढ़ाना शुरू भी कर दिया, पढ़ाएंगे अपन बहुत लास्ट में, लेकिन यदि हमने आज पढ़ाना शुरू कर दिया तो आप इतने मैच्योर्ड रहोगे कि आप इसका आंसर देना शुरू कर दोगे, आई प्रॉमिस। इतना आसान है, तो आपको इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों आपको जो डर लगता है वो है अलजेब्रा, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम, इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, ठीक है, ज्यादा नहीं इसमें। और एक आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। अब सुनिए दोस्तों, ये अलजेब्रा मैं आपको बार बार कैलकुलेशंस बुझा दूं, चलो एक्स की वैल्यू निकालो, इधर करो उधर करो ये करो, आपका बहुत मोनोटोनस हो जाएंगे चैप्टर। हम शुरू करने वाले दोस्तों पहले लॉजिकल चैप्टर से शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि पहला लॉजिकल चैप्टर आपका आ रहा है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, एक आ रहा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड। लेकिन सुनिए दोस्तों, अब ये मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कवर कराने के बाद जिस चीज की हमारे बीच में लैग हो रहा है वो है सर हमारा कंफर्ट जोन स्टैब्लिश होना है आपसे पहले तो, ठीक है ना, हमको फैमिलियर होना है कि हम कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर खत्म होते होते 12 सेशन में स्टैब्लिश हो जाएगा गाइस। इसके बाद मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के बाद हम करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, ये 3 चैप्टर। ये पूरा कवर करने के बाद आएंगे हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और ये सबसे लास्ट में सबसे आसान चैप्टर आएगा अलजेब्रा का, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। क्यों? क्योंकि बिना लॉगरिथम के मैं आपको डेरिवेशन और इंटीग्रेशन नहीं सिखा पाऊंगा, इसलिए सबसे उस वक्त पे लॉगरिथम आएगा जब उसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आने वाली, कनेक्शन लिंकेज आएगा कहां पे उसका, डेरिवेशन है। यदि मैंने आपको आज रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम समझा भी दिया, डेरिवेशन पे आ रहा हूं और आपको उसके शॉर्टकट्स याद नहीं है, पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। तो उसको उस टाइम पे करेंगे, क्योंकि अलजेब्रा इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, कि कितना आप प्रैक्टिस करते हो उसको, ठीक है। आप इतने मैच्योर्ड हो जाओगे इन सब कंटेंट में कि रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम आपको क्लास में पढ़ के खत्म हो जाएगा, आपको रिवीजन के प्रेशर्स नहीं रहेंगे उन सब चीजों के। गाइस आप समझ रहे हो, इस फ्लो को समझ में आ गया कि क्यों मैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से शुरू करना चाहता हूं। आप दिमाग में एक क्वेश्चन मत आना सर वहां तो यहाँ, क्योंकि सबसे पहले आप कंपेयर करोगे ना, देखो मुझे ना इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी जगह पे को रख के देखो कि यहाँ से कोई 2 लोग उठ के चले गए, 4 लोग नए आ गए, मुझे तो दिमाग में भी नहीं आएगा ये चीज़। पर मैं 1-2 बच्चों की वजह से कभी भी अपना मुझे किसी एक को सब सेटिस्फाई करना है, मेरा स्वभाव भी नहीं है, वो है ही नहीं, स्वभाव ही नहीं है। मैं चाहने की बात कोशिश भी करूंगा ना तो वंस अ टीचर ऑलवेज, मेरे अंदर का टीचर जाग जाएगा और बोलेगा अमन अपना फ्लो मत डिस्टर्ब कर, तेरे को जो बेस्ट लगता है बच्चे के लिए करने दे। वो पहले दिन में आके जज कर रहा है, इट्स हिज फॉल्ट, तेरा कोई कसूर नहीं है, जाने दे उसको, बिल्कुल जा भाई आंख बंद करके। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ सही फ्लो वही है जब आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस मैथ्स में शुरू हो। मैथ्स आपको एक अच्छी लिबर्टी देता है। यदि एक बार आपका दिमाग चलना चालू हो गया ना मैथ्स में, फिर आपको बाकी सब्जेक्ट में कोई भी रट्टा मारने बोलेगा ना, बोलेगा नहीं यार समझा दे भाई समझा दे। जो मैथ्स जैसा पहाड़ हमारे दिमाग में फिट हो गया है, तो तू क्या रट्टा करवा रहा है यार, हमने उसमें एक थ्योरम याद नहीं किया, स्कूल डेज में किया था अभी तो नहीं किया। ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ना सीक्वेंस एंड सीरीज में, ना रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस में, ना लॉगरिथम, किसी भी चैप्टर पे मैं आपको कोई भी अननेसेसरी फालतू के थ्योरम्स, फॉर्मूले, ऐसा होता है ऐसा याद कर लो, ऐसी बातें नहीं आएंगी आपके दिमाग में। उसका एक आंसर रहेगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसे बड़ा चैप्टर, जब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा उस डेफिनेशन के आधार पे ही हमें कंक्लूजन निकालेंगे, और उस कंक्लूजन के आधार पे हम पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। कोई भी फालतू के 24 थ्योरम है हमारे 12th में पीएनसी में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, मैं 24 में से एक भी थ्योरम नहीं लिखूंगा। द रीजन इज, क्या अब आपको थ्योरम प्रूफ करना है क्या? नहीं, आपको थ्योरम को यूज करना है, और जब यूज करना है तो लॉजिक बता दे भाई, क्यों हम लोग रट्टा मारे? कोई प्रूफ करना है क्या? इफ दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, देन दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसा कुछ करना है क्या? कुछ भी नहीं करना। तो आप दिमाग से अपने प्रेशर निकाल दो कि अरे यार ना तो थ्योरम प्रूफ करना, कुछ भी नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, तुम्हें उसको रेडी होना कि तुम्हें उससे डील कर सको और तुम उसके आंसर्स निकाल सको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? अब आते हैं स्टैट्स। स्टैट्स इज मोर अबाउट द फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड गाइस। लेकिन इतना फॉर्मूला नहीं है, ऐसा नहीं कि पूरा फॉर्मूला है, समझिए। आपके इसमें चैप्टर्स हैं, मैं नाम ले रहा हूं, लिखता नहीं एक बार, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, कोरिलेशन एंड रेग्रेशन, ये हो गए आपके फॉर्मूला बेस्ड। अब एक बात बताओ, ये सभी ने पढ़ा होगा कि मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब एक बात बताओ, ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको कितने भी याद आ जाएं, प्रॉब्लम सर हमें फॉर्मूला याद करने में नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है और हम ये नहीं सोच पाते
कि कौन से फॉर्मूले में कौन सा कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तब दिमाग खराब होता है। फिर हम हल्का सा आंसर देखते हैं, अच्छा ये वाला फॉर्मूला, अब भी करके देता हूं, है ना। फिर लगाते हो फॉर्मूला आप और आंसर निकाल डालते हो, फिर ना दिमाग खराब होता है, यार वो तो साला सामने आंसर था तो आ गया, एग्जाम में नहीं हो रहा। तो ये चीजें आप अपने दिमाग को 10 बार बोलते हो रोज, अभी तो तू सामने था भाई, एग्जाम में नहीं हुआ तो। और एक और डर सुनना, आप ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं आपका दिमाग जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। सुनना, एग्जाम के टाइम में देखो पहले क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन है, ये तो हो गया सर, जब हो गया ना तो खुशी नहीं होगी, डर, ये ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा रहा और ऐसा रहा और वैसा रहा, तो क्या। मैं बोलता हूं भाई तू सही बोल रहा है, अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन जो तुम कह रहे हो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा रहा वैसा रहा। तो जब आप ये ऐसा वैसा दिमाग में चालू करते हो ना, अपना क्वेश्चन बनाना शुरू करते हो, अपना क्वेश्चन बनाओ, जितना पूछना, सर ऐसा नहीं वैसा रहा, तो यदि मैं कह रहा हूं ये नहीं एग्जिस्ट करेगा, यदि ये एग्जिस्ट करेगा तो इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगेगी, तो रिलैक्स हो जाओ, अच्छा एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगेगी ना, देगा ना वो, हाँ देगा, रिलैक्स रिलैक्स, कूल डाउन, ठीक है ना। तो ये आपके मन का सबसे बड़ा डर। आपका जब आंसर आता है ना, एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान जिसको मैथ से बहुत डर लगता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे लगता है कि मैथ्स पढ़ाने का सबसे बड़ा रीज़न यही था, बीइंग अ एवरेज स्टूडेंट, जब मुझे मैथ्स अच्छा लगना शुरू हुआ तो मुझे समझ में, अच्छा बेचारा एक फंसा हुआ मैथ्स में इंसान क्या प्रेशर झेलता होगा। देखो मैं लिखता हूँ, डरना मत, ठीक है ना। 1/2 + 1/4, पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ पे एलसीएम 4 आएगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग बोलेंगे सर 8 क्यों नहीं ले लिया, 8 भी सही है, वो 4 क्यों लिया, लेकिन वही लिख दूंगा 1/2 + 1/3 + 1/4। अब दिमाग खराब हो जाएगा। ये 2 में ना सब कंफर्टेबल है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना सबको आता है, लेकिन 3 में सब भूल गए हैं, थोड़ा सा कभी तो किया है बचपन में, लेकिन इस लेवल के कैलकुलेशंस आप जब गलत करते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। ये बात मुझे पहले से पता है कि जब भी मैं कोई अलजेब्रा में आऊंगा, कभी भी कोई भी सिचुएशन में एलसीएम आ सकता है, तो मैं आपको एलसीएम पहले सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। यदि मुझे ये भी डिस्कस करना पड़ रहा है क्लास में, तो यकीन मानिए मैं डिस्कस करता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको क्या बेसिक सा टेंशन लेना चाहिए क्या, अब तो हो गए 10 मिनट बात हो गया ना, अब खुल के बात करो यार, हो गया ना, आधी घंटा हो गया ना, अब बात करो। हम लोग यहाँ पे दोस्तों आज के दिन तो मैं आपसे सिर्फ बात करने आया हूँ, सच में। मुझे बताओ इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है क्या, एक छोटे छोटे बेसिक्स भी डिस्कस हो रहे हैं, तो आप प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। कल जब हम शुरू करेंगे हमारी क्लास, कल मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस नहीं आएगा, कल आएगा हमारा बेसिक मैथमेटिकल टूल आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब सुनिए, एलआर में दोस्तों 4 चैप्टर्स हैं आपके, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। ये चारों चैप्टर्स, वो 3 चैप्टर मिला के एक चैप्टर है, ये चारों चैप्टर्स में अप्रोच कहती है कि डायग्राम बनाओ, आपका इंस्टीट्यूट का अप्रोच कहता है डायग्राम बनाओ, ठीक है ना। मैं वादा करता हूँ डायग्राम नहीं बनाएंगे, पेन भी नहीं उठाएंगे, आप देखोगे अरे एक बात बता भाई, सुनना, नाम चैप्टर का नाम क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। एक बंदा राइट गया, ठीक है, राइट गया, लेफ्ट लिया, राइट जा रहा था, मान लेते ये डायरेक्शन नॉर्थ है, क्या डायरेक्शन है ये, नॉर्थ, वो राइट जा रहा था, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, तो एट द एंड कहाँ जा रहा है वो, नॉर्थ। कहाँ जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है। तो राइट और लेफ्ट का कोई इंपैक्ट है क्या, खत्म हो जाता है राइट और लेफ्ट, तो डायग्राम क्यों बनाए। अब हम बैठ के डायग्राम बना रहे, राइट लेफ्ट राइट नॉर्थ, बेवकूफ कौन, हम दोस्तों समझ रहे हो। तो क्या हम मेथड बाउंड है क्या, सर मॉड्यूल ने डायग्राम बनाया, अरे मत बना तू, तेरा टाइम कितना बचेगा। आपको पेपर पता है ना, आपका सारे पेपर 3 घंटे के हैं, लेकिन मैथ्स कितने घंटे का है आपका, एमसीक्यू बेस कितने घंटे का है, 2 घंटे का है, क्वेश्चन कितने 100। एक और मजेदार बात सुनना, ठीक है ना, सर वो रफ पेज तो मिलेगा नहीं कहाँ लिखेंगे, ये कोई पूछने की बात है, कहीं नहीं रफ पेज अलाउड आप ले जा नहीं सकते। वहां मिलता है क्या, ऐसा स्कूल डेज में होता था भाई, वो सब यहाँ रखा है, जिसको भी रफ पेज लेना लेके जाओ, वहां बोलेंगे यहाँ पे कुछ रखना नहीं कुछ रखा तो उठा के ले जाएंगे, नहीं देंगे रफ पेज। पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आखिर में एक रफ पेज अटैच रहता है, ठीक है ना। और आप मानो एग्जाम में सोचो आप ऐसा लिख रहे हो, पेंसिल से लिखा फिर मिटाया, पेंसिल से लिखा मिटाया, इतना हल्के क्वालिटी का पेपर रहता है ना, मिटाते मिटाते 2 बार फट जाएगा वो बेचारा, एक रफ पेज है वो भी बचेगा नहीं जिंदा। अब आप सोचो कितना इस प्रेशर को आपको आज पता है, ये आप यदि एग्जाम फेज में बैठ करके जी करके आते हो, सर पता ही नहीं था वहां पे टाइम कम पड़ गया, सर पता नहीं था पेपर लेंदी लगने लग गया। क्या ये प्रॉब्लम हमें आज पता है क्या कि हमें रफ पेज अलाउड नहीं है, हाँ। क्या ये प्रॉब्लम हमें आज पता है क्या कि रफ पेज ले जाना अलाउड नहीं, वो देंगे नहीं, और हमें लैक ऑफ स्पेस भी प्रॉब्लम है, लैक ऑफ टाइम नहीं है बस प्रॉब्लम, लैक ऑफ स्पेस। तो दोस्तों आपको नहीं लगता कि हमें डायग्राम वैग्राम बनाने की जगह ही नहीं है, तो अप्रोच को चेंज करना चाहिए।
हाँ, एंड गाइस विल चेंज दैट। बहुत कम चैप्टर हैं एल्जेब्रा के, गिने के कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें शायद आपको पेन या पेंसिल उठाना पड़ जाए कैलकुलेशंस के लिए। आफ्टर 15 डेज आप सारे कैलकुलेशंस, आपकी स्पीड और मेरी स्पीड मैच करेगी। शायद मैं एक समय के बाद बोलूँ दोस्तों हो गया होगा, आप बोलोगे कैलसी सर हो गया सर 8000 सर 200 300, चाहे आपका मैथ्स बैकग्राउंड हो चाहे ना हो। तो दोस्तों कैलकुलेशन से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना शॉर्ट है अभी तक, ठीक है। अब सुनिए अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने बताया आपको, थोड़ा बहुत हिंट किया कि हमारी अप्रोच, मैंने साथ साथ ये भी बताया कि हमारा चैप्टर सब्जेक्ट जाएगा कैसे। अब सुनिएगा दोस्तों, एक बार मैं नोट्स की बात कर लेता हूं एंड गाइस विल पैक अप देन। सुनिए एक बार नोट्स के बारे में सुन लीजिए। आपको टोटल मैं दे रहा हूं 3 किताबें, एक है कॉन्सेप्ट हैंडबुक, ठीक है दोस्तों, एक है क्वेश्चन बैंक, और दोस्तों एक है जीनी बुक। ये जीनी बुक क्या है? अरे अलादीन वाला चिराग नहीं है भाई, सुनना एक मिनट सुनना। देखिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, आपके नोट्स पे मैं ऑनेस्टली बता दूँ, आपके नोट्स में अभी भी काम चल रहा है। क्या होता है कॉन्सेप्ट हैंडबुक, आपको मैथ्स में एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, वो प्रॉब्लम बताई दो क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मैथ्स का रजिस्टर भरते 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 एक समय ऐसा आ जाएगा, कोई मैथ्स का रजिस्टर इतना सारा है पर भी कोई काम का नहीं है। 15-20 रजिस्टर भरना आम बात है। अरे क्या 100 क्वेश्चन करने बैठे हो कि तुमको नहीं लगता चले गए, सॉल्व किया नहीं बना काटा, फिर सॉल्व किया काटा काटा। क्या हमारी मैथ्स की कभी भी स्कूल डेज में हम मेंटेन कर लेते थे? वंस यू एंटर इनटू एनी प्रोफेशनल कोर्स, आपके पास आपका मैथ्स का एक परफेक्ट रजिस्टर मेंटेन नहीं हो पाता। दोस्तों कल से आपको मैथ्स के लिए लाना है सिर्फ और सिर्फ रफ कॉपी। क्या लाना है? रफ कॉपी, सिर्फ रफ कॉपी, जिसमें आपको काटते वक्त दुख ना हो। आप लेकर के आ गए वो 150 रुपये की एकदम क्लासमेट की एकदम हाई क्वालिटी वाली क्लास नोट्स लेकर के आ गए, आपने लिखा, उसके बाद काटने बोल रहे हो सर, आप क्या बोल रहे हो? हाँ ऐसे तो क्लास लगाने वाले, पर आपने ये बोल दिया, अब जा रहे हैं हम। दोस्तों आप ऐसी कॉपी ना लाओ और लड़कियों को तो सॉरी हम, हाँ लड़कियों तो खासकर, पहले वो रेड पेन ब्लू पेन पूरा एकदम यूज कर लेंगे, एकदम हाईलाइटर मार के एकदम, उसके बाद मैंने कहा जी काटो। भाई सर ये क्या बोल रहे हो सर, ये कॉपी हमारी क्या है? सुनिए दोस्तों, अब ये आप सुनिएगा। अब देखिए मान लेते हैं हमने शुरू किया टॉपिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, तो कॉन्सेप्ट हैंडबुक वो किताब है 360 370 हो गई अभी, आप तक पहुंचते पहुंचते 5 पेज और ऐड हो जाएंगे। ये है 375 पेजेस की कॉन्सेप्ट हैंडबुक, जिसमें आप और मैं दोनों यहीं पे लिखने का काम कर रहे हैं। आप सोचो, एवं यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, सोचो मैं लिखता हूँ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ऐसे हेडिंग लिखने में मेरा कम से कम 25 घंटा चला जाएगा पूरा मैथ्स। ऑनेस्टली ये किताब मैंने बनाना शुरू किया 2021 में, क्योंकि मुझे ये फील हुआ कि एक स्टूडेंट को क्रिस्प कंटेंट चाहिए, उसको चाहिए कम घंटों में क्लास खत्म हो जाए, जितना भी अनप्रोडक्टिविटी हटा सकते हटा दो सर पूरी क्लास से बाहर। और सबसे ज़्यादा अनप्रोडक्टिव क्या है? वो चीज़ लिखना जो आपके लिए बिल्कुल वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, एक बॉक्स बनाइएगा फिर तुरंत निकालोगे स्केल पेंसिल बॉक्स। अरे क्या कर रहा है भाई, इसका कोई वैल्यू एडिशन है तेरे लाइफ में? अभी नहीं। मैं आपकी कॉपी चेक करके वाह वेरी गुड हैंड राइटिंग, वेरी वेरी गुड, ऐसा नहीं देने वाला, ठीक है ना मैं आपकी कॉपी चेक करने वाला हूँ। ये स्कूल डेज में होता था यार, एकदम भाई वेरी वेरी गुड, देख सर ने वेरी गुड दिया, अचार डाल ले इसका, है ना, क्या करेगा इसका तो वेरी गुड का तो वहाँ पे आपको मिलते थे इंटरनल मार्क्स, वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स होते थे, जितनी चमचागिरी करोगे उतना कम पढ़ना पड़ेगा, है ना, ये सब होता था वहाँ पे। अब यदि हम यहाँ पे चमचागिरी कर भी ले एक दूसरे की, ठीक है ना, तो भी कोई गारंटी नहीं पेपर वहाँ पे कोई और सेट कर रहा है। सो गाइस नाउ इट्स अ डिफरेंट गेम, ठीक है। अब सुनिए, ये जो कॉन्सेप्ट हैंडबुक है, यहीं पे आप लिख रहे हो, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ। इससे बेस्ट पार्ट क्या हुआ, आपका बोर्ड वर्क और मेरा बोर्ड वर्क पूरा क्या रहने वाला है? सिंक्रोनाइज्ड। अब आपको मैथ्स की मेंटेन करनी है रफ कॉपी। ये रही आपकी क्वेश्चन बैंक, जो कि मैं कोई फ्रेश कॉपी दिखाता हूँ। देखिए अब ये रहा आपका, मान लीजिए हमने चालू किया कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, मुझे जो लिखवाना है, मुझे जो समझाना है आपको, आप यहीं पे लिखोगे सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आपके समरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, यहाँ पे आपका रिविजन के लिए हर वो चीज़। अब देखिए यहाँ पे हम जब ये नोट्स बनाएंगे तो हमारी लैंग्वेज रहने वाली है व्हाट्सअप वाली लैंग्वेज। और भाई क्या कर रहा है ना, कैसा चल रहा है, सुन रहे हो, ये बात समझ में आती एकदम। तो जितना मैंने जो वर्ड्स में आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, उसी वर्ड्स में आपके नोट्स की मैं ड्राफ्टिंग करवाऊंगा। वेन एवर क्वेश्चन आस्क, जब भी आपसे क्वेश्चन कुछ भी मांग रहा है बैक साइड, तो यू हैव टू गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। क्या मतलब है इसका? मतलब सर LHS से RHS, मैं आपको ऐसा लिखवाऊंगा पूरा हिंदी में। तो जब भी आप अपने नोट्स पढ़ रहे हो, आपको ये पूरा लेक्चर देखना है कि आप दोबारा भूल गए तो क्या? सर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब तो याद रहेगा ही रहेगा, इसमें क्या बड़ी बात है। नोट्स हम क्यों बनाते हैं? रिविजन के लिए बनाते हैं ना, उस दिन के लिए बनाते हैं कि आगे के दिनों के लिए बनाते हैं? आगे के दिनों के लिए। तो नोट्स होने भी ऐसा चाहिए कि आगे के दिनों में जब कनेक्ट करने के लिए नोट्स को रेफर किया
तो ये भी याद आ जाएगा आपको, सर उस दिन आए थे, ब्लू शर्ट पहन के आए थे, ये लिखवाया था, ठीक है ना। आपको इस लेवल पे कनेक्शन मेंटेन होना चाहिए नोट्स से। याद है कभी एग्जाम में ना पिक्चर मेमोरी रहती थी यार, वो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर लिखा था, ये वाला पार्ट मैंने कहीं तो लिखा था, कहाँ लिखा था पर वो याद नहीं आ रहा, वहाँ इधर लेफ्ट में उधर लिखा था, ऐसा होता था ना, फिर हमको याद आ जाता था हाँ ये है फॉर्मूला। तो पिक्चर मेमोरी दोस्तों यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपके नोट्स इतने बार मैं पन्ने पलटवाऊंगा, अब ये चैप्टर की आप रफ कॉपी भर दोगे 25 30 50 पेज आराम से भर दोगे, लेकिन ये पेज आपका यहाँ पे 28 पेज में ही है पूरा। और ये नोट्स कौन लिख रहा है, आप और मैं ही लिख रहे हैं यहाँ पे। पूरा मैथ्स स्टैट्स एलआर 370 पेज की आपकी कॉन्सेप्ट हैंडबुक है। अब भरते जाओ जितने मैथ्स का रजिस्टर भरना है, 25 30 50, वो कॉपी ना मैं कभी चेक करने वाला। और इनफैक्ट एक समय ऐसा आ जाएगा आपके अंदर वो मैच्योरिटी लेवल डेवलप हो जाएगा, सर ये तो भर गई फेंक दूँ क्या, हाँ फेंक दे, क्या करना। और ये रहे वो आपके नोट्स, देखिए यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉपर लिंकेज ऑफ क्वेश्चंस हैं। व्हेन यू आर रिवाइजिंग दिस, तो आपको जो क्वेश्चन का एक कनेक्शन चाहिए वो भी यहाँ पे स्टैब्लिश्ड ऑलरेडी है। इनफैक्ट मैं बता दूं आपको, मैंने पूरा लॉजिकल रीजनिंग कॉन्सेप्ट हैंडबुक में पूरा डाल दिया है, 50 के 50 क्वेश्चन डाल दिए। क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये फील हुआ, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ A2 का राइट टर्न, A2 का राइट टर्न, फिर मैं जब क्वेश्चन में आ रहा हूँ पेज पलट करके, जब बीइंग ए स्टूडेंट जब आप वो पेज पलट रहे बार बार यहाँ से यहाँ जा रहे हो, आप खुद का कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, करना क्वेश्चन बैंक दोबारा। लेकिन पूरी एलआर यहाँ पे ड्राफ्टेड है, आपको एक भी चीज़ एग्जाम के एक दिन पहले आपको नहीं करना। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैंने आंसर दिया स्टूडेंट्स का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आजकल मैं अपने स्टूडेंट्स को आंसर नहीं करता, मेरा इंस्टाग्राम टेलीग्राम भरा रहता है, वो यही है, सर 2 दिन बचे हैं, मैथ्स कैसे रिवाइज करें। मैं कहता हूँ 2 दिन पहले आप मैथ्स तभी रिवाइज कर सकते हो जब आपने उसकी प्लानिंग आपने लास्ट 4-5 महीने पहले की होगी। ये प्लानिंग मैं आपको आज बताता हूँ। हमारी प्लानिंग ये है दोस्तों, मैं कॉन्सेप्ट हैंडबुक का एक एक पन्ना आपको समझाऊंगा, एक एक पन्ना आपको समझ में आएगा, आप खुद लिख के भरोगे उसको, क्वेश्चन बैंक पूरी आप सॉल्व कर लोगे मेरे साथ यहाँ पे क्लास में। एग्जाम के एक दिन पहले आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट हैंडबुक के पन्ने पलटना है। मैंने कहा कल आज मैथमेटिक्स और फाइनेंस का पेपर है, आप नहीं करना है क्वेश्चंस, आपको मैथमेटिक्स और फाइनेंस के पन्ने पलटने हैं। सर 10 मिनट देना, 10 मिनट पन्ने पलटे, हाँ सर हो गया, लाओ पेपर। दिस इज द अप्रोच। और एक समय के बाद मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दोस्तों मैं आपको 2 घंटे दे रहा हूँ, आज मैथ्स रिवाइज कर लो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैथ्स रिवाइज कर लो 2 घंटे में। हाँ सर 180 पन्ने हैं मैथ्स के, बाकी तो स्टार्ट चला रहे हैं, हाँ पलट लेते हैं 2 घंटे, हमको पता है कहाँ कहाँ पे रुकना है, हमने प्रॉपर मार्किंग की हुई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? दिस इज द बेस्ट पार्ट, जिसमें मैंने अपनी लाइफ के पूरे 10 साल की टीचिंग की रिसर्च पूरी मैंने यहाँ पे डाली है। 2021 में किताब बनाई थी, अब तो हो गए पूरे को 10 साल हो गए दोस्तों, पूरे 10 साल की पूरी टीचिंग, पूरा बोर्ड वर्क मेरा इतने समय जो ड्राफ्ट हुआ वो मैंने यहाँ पे डाला है। अब जब भी किसी बैच को कोई बैच खत्म होता है तो हर बैच में बीइंग अ टीचर आई ऑल्सो इवॉल्व, इसको और अच्छा डिलीवर कर सकते हैं, तो यहाँ पे पन्ने बदलते रहते हैं। अभी तक मैं पूरी तरीके से बिजी था आपकी एक जीनी बुक बनाने में। जीनी बुक क्या बताता हूँ उसके बारे में दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप ना आज फिक्स कर लो कि हम रास्ता नहीं भटकेंगे। सर रास्ता नहीं भटकेंगे मतलब आप ये बता दो हमें क्या क्या करना है। आपको कॉन्सेप्ट हैंडबुक मेरे साथ पूरा फॉलो करना है, क्वेश्चन बैंक पूरा मैं करवा के दे रहा हूँ सर, लेकिन एक तो ऐसी किताब होनी चाहिए ना जिसमें आप और मैं साथ में नहीं बैठेंगे, मैं भी तो चेक करूँ कि मैं क्या जंग लड़ने को तैयार हूँ कि नहीं। यदि हर क्वेश्चन मेरे सामने आप करोगे तो आपको पता है मेरे मुंह से कुछ शब्द निकल जाएंगे, रेट को टाइम, ये रेट को ये मान लिया होगा, हाँ इतना सा हिंट तो चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और गलती से बीइंग अ फैकल्टी पढ़ाते पढ़ाते मैंने वो हिंट आपको दे रहा हूं मैं, तो क्या आपको आंसर आएंगे? आएंगे ही आपके आंसर। आपको एक ऐसा समय चाहिए और एक ऐसी किताब चाहिए जब हम घर बैठ के ना आप हो हमारे सामने एज एग्जाम पेपर, हम पेपर दे रहे हैं और हमको क्वेश्चन डिकोड करना है। और उसके लिए दोस्तों आप एक ही सोर्स है, वो है आप सिर्फ और सिर्फ करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी इतनी हाई एनर्जी होती है और जो स्टूडेंट से पहले आते हैं इनके अंदर की एनर्जी अलग हाई होती है, क्योंकि इनको लगता है हम पहले आ गए, हम तो आग लगा देंगे एकदम, ठीक है ना, जो कि गलत नहीं है, लगा दो आग। लेकिन मैं कह रहा हूँ एकदम ऐसा मत करो कि ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे और एट द एंड कुछ भी नहीं किया। देखना एक वो स्टूडेंट कभी ना कभी आपका कोई दो फ्रेंड सर्कल में होगा जो ना किताबों के पीछे पागल होता है, वो ये भी खरीद के ले आएगा, होता ना स्कूल डेज में एस चांद भी ले आएगा, टुगेदर विद भी ले आएगा, जितनी ऑथर की सारी किताब ले आएगा और ना करेगा एक नहीं, ठीक है ना, आधा इसमें से करेगा, इसमें ये वाला पार्ट अच्छा है, इसमें ये वाला पार्ट, तू पागल है, सब में कंटेंट सेम है, तू डिकोड नहीं कर पा रहा है सही तरीके से। यदि उसमें वाला पार्ट अच्छा है तो क्या नीचे खराब कर देगा वो जब उसने उतनी मेहनत उस पर की तो नीचे भी मेहनत किया होगा उसने, ऑथर ने, तो ऐसा क्यों कर रहा है? उसको शौक है, वो पागल है वो, ठीक है ना, उस किताबी कीड़ा होता है दोस्तों। मैं कह रहा हूँ आप सॉर्ट आउट रहो, क्वेश्चन बैंक, कॉन्सेप्ट हैंडबुक और जीनी बुक। सर लेकिन जीनी बुक में डाउट आ गया तो इसका नाम जीनी क्यों है? अब मैं बताता हूँ। जीनी बुक का मतलब ये दोस्तों, आने वाले दिनों में अभी मैं आपका एक स्मार्ट क्लासरूम एक्टिवेट कराऊंगा जिसमें हमारे क्लास के अटेंडेंस कंपलसरी हो जाएंगे। उसमें हर उस किताब में हर एक क्वेश्चन के बाजू में है QR कोड। वो किताब अभी पहली बार बन के ऊपर वाले बैच में जाने वाली है और मेरा पूरा समय, पूरी एनर्जी, पूरे एफर्ट्स उस किताब में बिजी में हूँ मैं अभी, ठीक है ना। ये बैच आने वाला था पर मेरा कमिटमेंट अभी जून वाले बच्चों के साथ भी है, तो वो किताब बस 2 दिन में कंपाइल हो जाएगी
और मैं अभी आपके कॉन्सेप्ट हैंडबुक को इसलिए मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि मुझे थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं जो मैंने ऊपर बैच पढ़ाया अभी, उस बैच में रेलेवेंट चेंजेस थोड़े थोड़े पढ़ाने से आपके लाइफ में बहुत सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा उससे कॉन्सेप्ट। तो वो चीज़ों को मैं एडलेस करके आपकी बुक कंपाइल करके आपको अगले सेशन में दे दूंगा आने वाले 2 दिन में, ठीक है। 2 दिन में आपको आपकी किताबें मिल जाएंगी, उसका टेंशन लेना मत। तब तक मैं जो आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको एक चैप्टर का प्रिंट आउट दे देता हूँ सो दैट यू गाइस कैन राइट ऑल्सो विथ मी, क्योंकि कॉन्सेप्ट हैंडबुक में लिखना बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए। क्वेश्चन बैंक का भी मैं आपको एक चैप्टर का प्रिंट आउट देता हूँ। मुझे रीडिंग पीरियड चाहिए, मुझे प्रेशर मत डालना भी, क्योंकि मुझे आपको एक बार किताब देनी है और फाइनल किताब देनी है, मुझे बीच में बार बार चेंजेस नहीं करने। मैं नहीं बोलूँगा यार वो पेज को स्टेपलर कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ये सब नहीं करना अपन को। इसलिए मुझे 2 दिन देना, मैं आराम से संडे तक आपकी पूरी बुक को फ्रीज करके ट्यूसडे वेडनेसडे तक प्रिंट करवा के मैं आपके हाथ में आपकी किताब दे दूंगा। ऑनलाइन वालों को कह रहा हूँ आपके घर तक कुरियर ट्यूसडे वेडनेसडे निकल जाएगा, बिल्कुल प्रेशर मत लेना। एक बार आपके पास किताब आएगी आप सॉर्टेड रहोगे, कोई चेंजेस नहीं आ रहे अब इसमें। गाइस आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। जीनी बुक में हमारा ये दोस्तों 2015 से लेकर के 2024 लास्ट अटेम्प्ट तक, आपके एग्जाम से पहले एक अटेम्प्ट और हो जाएगा, वो तो पेपर के फॉर्मेट में हम डिस्कस कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस मैंने पूरे एक बुक में डाल दिए हैं, आप पहले खुद सॉल्व करो। सर अटक गए तो आप तो हो नहीं, QR कोड स्कैन कर लो। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मतलब जीनी का मतलब क्या होता है, जिन घसा, सॉरी चिराग घसा जिन बाहर, तुम QR कोड स्कैन करना है, ऐसे QR कोड स्कैन किया ऐसे मैं बाहर आ जाऊंगा वहां से निकल के, ठीक है ना, और समझा दूंगा। नहीं बना क्वेश्चन, आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप क्या मुझ पर डिपेंडेंट हो क्या? नहीं, लेकिन सर ऐसा कुछ तो चाहिए था ना कि हम अपने आप को एवेल्युएट करें। लेकिन जब तक हम लोग यहाँ पे दोस्तों हैं, हमारी पूरी कोशिश ये भी रहने वाली है कि हम पूरे के पूरे PYQ जीनी बुक आप सॉल्व करिए। आप QR कोड को भी स्कैन कर लीजिए, कोई दिक्कत है। लेकिन आपके मन में सर ऐसा तो हो सकता है, सर आपने ऐसा करवाया पर मेरे दिमाग में थॉट चल रहा था, इसको ऐसा वैसा भी तो कर सकते हैं। तो आ जाओ अगले दिन जीनी बुक लेके, सर ये वाले क्वेश्चन में मेरा ये सोचना है, क्या गलत है। यदि मुझे सही लगता है तो मैं प्रूव कर दूंगा, गलत है तो मैं सही कर दूंगा आपको। और धीरे धीरे दोस्तों आपका ट्रैक सही होगा, आप सही डायरेक्शन में सोचना शुरू करोगे। तो आप बस मुझे एक वादा करो, बोलो सर प्रॉमिस करते हैं, बोलो, ये बोलना पड़ेगा, बहुत बार बुलवाऊंगा प्रॉमिस, बोलो सर हम प्रॉमिस करते हैं, पक्का? सुनो अब प्रॉमिस क्या है सुन लो एक बार। प्रॉमिस ये है करना है दोस्तों, आप 10 दिन तक, ठीक है ना, आप 2 चीज़ें दिमाग से हटा दो। हम यहाँ पे जज करने आए, चेक करने आए, बाहर चले जाओ, आज चले जाओ बाहर। 12 दिन तक एकदम मेंटली फ्री होके बैठो, है ना, एकदम पॉजिटिव नोट पे बैठो। और दूसरा प्रॉमिस अपने आप से ये कर लो कि मैथ्स का डर था नहीं था, मेरा बैकग्राउंड था कि नहीं था, ये फालतू चीज़ें आज से बोलना बंद कर दो अपने आप को, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको एक और बात बोलता हूँ, आप अपने आप से, आपसे कोई सब्जेक्ट डर लगता है ना, तो अब ये बोला करो फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स, ठीक है। ऐसा मैं चाहता हूँ मेरे लिए हो, ठीक है ना, ऐसा मैं बुलवाऊंगा आपके मुंह से। लेकिन मैं ये आप आने वाले दिनों बोलोगे, पर इससे होता क्या है, यदि आपको अकाउंट से डर लगता है तो आप अकाउंट से बोलो। यदि आप किसी चीज़ को फेवरेट बोल रहे हो फिर उससे डर भी रहो, ऐसा हो सकता है क्या? या तो फेवरेट एग्जिस्ट करेगा अंदर, या तो डर। तो डर को तो एग्जिस्ट करवाना नहीं है अंदर, तो आप बोलना क्या शुरू कर दो, मैथ्स, अबे फेवरेट है मेरा, ला 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 क्वेश्चन ला, क्या नहीं बनाते को ला, तो इधर तो ना बनना शुरू हो जाएगा आपसे, क्योंकि आप या तो उसको फेवरेट बोल रहे हो, तो डरना अपने आप बंद कर दोगे। अभी मैं जब भी मिलता हूँ ना तो क्या रहता है, मान लो मैं काउंसलिंग ले लूँ, इस बार तो मैं बैठा नहीं बहुत ज़्यादा, काउंसलिंग ले लूँ, बैठ जाऊँ, सर मैथ्स नहीं आती, डर लगता है, नंबर नहीं आए। कितने नंबर आए तेरे? और नंबर नहीं आए वाली कोई बात ही नहीं है, क्यों डर लगता है? डर नहीं लगता दोस्तों, आपको मज़ा नहीं आता था मैथ्स करने में। किसको अच्छा लगेगा, इफ A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, देन प्रूफ A इज इक्वल टू C, ये भी प्रूफ करने वाली बातें दिख रहा है। तो ये चीज़ अभी दिमाग खराब करती थी, ठीक है ना, होता था कि नहीं होता था? अब मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ है ही नहीं अभी। अब जो चीज़ तुम तलाश करते ना मैथ्स में, ये नहीं होना चाहिए, तुम होते थे ना बीइंग ए स्टूडेंट, यदि मेरे को मिल जाए मौका कि भाई तुम्हें कुछ चेंजेस करें तो तुम क्या करोगे, तो तुम बोलते थे ना मैं ये हटा दूंगा, मैं ये हटा दूंगा, मैं ये हटा दूंगा और ये रखूंगा। तो तुम्हें वो मौका मिल चुका है। और मैं तुम्हें बताता हूँ, बीइंग ए स्टूडेंट वाला फैक्टर बताता हूँ मैं, वो सारी चीज़ें जो मुझे शक्तियाँ मिलती तो मैं जो जो करता, मैं ये हटा देता, वो हटा देता, वो कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं है। थ्योरम नहीं है, फालतू के फॉर्मूले नहीं है, मेथड बाउंड नहीं है। सर वो हमने कुछ लिखा नहीं, सीधे आंसर निकाला, चलेगा, ज़्यादा दौड़ेगा इनफैक्ट। क्यों? क्योंकि पेपर MCQ बेस्ड है, जितना कम लिखोगे उतना बेटर है। वाह, ये तो ढूंढ रहे थे हम, है ना दोस्तों? तो हर वो लिबर्टी है जिसकी आपको तलाश है। गाइस आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोस्तों कल मिलेंगे अपन, और मतलब कल तुम बैठोगे, मेरा सेशन खत्म हुआ अभी, ठीक है। अभी अभिजीत सर का सेशन मैंने ऑलरेडी 10 मिनट एक्सटेंड कर दिया। तो दोस्तों अभी अकाउंट्स आपका शुरू हो जाएगा, मुझे आप टाइम दे देना। मैं आपको कल मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस या तो बेसिक्स ऑफ मैथ्स जो भी हम शुरू करेंगे, मैं आपको एक चैप्टर का PDF अवेलेबल कराता हूँ। एंड नेक्स्ट 5 डेज़ के अंदर आपकी तीनों किताब आपको एक साथ मिल जाएंगी, आप बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहोगे। जब भी एक चैप्टर खत्म होगा
आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, जब हम सेकंड चैप्टर पे जा रहे हैं तो उसके पहले वाले चैप्टर के आप जीनी बुक को सॉल्व करोगे। आप कहीं भी अटक सकते हो, बिल्कुल अटक सकते हो, अटकोगे तो क्या होगा सर, क्यूआर कोड है, स्कैन करो एंड गेट द सॉल्यूशन। मैं उसका डेमो और उस बुक को कैसे यूज़ करना है ये किताबें आने के बाद मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। मैं अभी अटेंडेंस कंपलसरी नहीं कर रहा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस वाले चैप्टर पे, लेकिन मैं आपको अटेंडेंस के कोड्स बनते हैं, मैं आपको अटेंडेंस के कोड्स आपको देना शुरू करूंगा मंडे ऑनवर्ड्स। मंडे से हम अटेंडेंस शुरू कर देंगे, नॉट ऑन अ एकदम एकदम रिजिड होकर के, ऑन अ सॉफ्ट नोट। लेकिन मैं दोस्तों जिस दिन मैं बोलूँगा कि अब मुझे किसी भी आने या जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, अब आप लोग एकदम फिक्स्ड है, मैं आपके पीछे मेहनत करना चाहता हूँ, उस दिन दोस्तों मैं कह दूँ मेरे लिए अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, पिछले बार रेगुलर बैच का रिजल्ट सुपर्ब रहा। मतलब मुझे 2 ही स्टूडेंट का सिर्फ अखर या चेहरा देख करके, जब बैच की स्ट्रेंथ ऐसी होती है ना दोस्तों, मतलब इनफैक्ट ऊपर बैच भले 100 स्टूडेंट्स हैं, पर मुझे 100 के 100 इस बार तो मुझे नाम याद नहीं हो पाया, क्योंकि मैं बहुत पढ़ाने में ही फोकस हूँ, मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ ज़्यादा। लेकिन मुझे ना एक एक बच्चे के चेहरे पे पता है कि ये पास होना चाहिए, 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 एक आध वो फेल हो वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। मुझे पूरे रेगुलर बैच में हम सारे फैकल्टी को सिर्फ 2 स्टूडेंट्स का खरा, बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स जो डिजर्विंग थे, जो क्लास में रेगुलर थे, सब के सब पास हुए। उसका मैं आपको एक रीज़न देता हूँ, जो अभिजीत सर ने क्लास में कहा कि यहाँ पे वी स्मार्ट की एक खास बात ये है, जब मुझे वी स्मार्ट में कॉल आया, जब मुझे विशाल सर ने बोला कि अमन तुझे यहाँ पे आना है काम करने, वी ऑल द फैकल्टीज डोंट बिलोंग टू पुणे, अभिजीत सर अब पुणे में सेटल हुए हैं। उनका रीज़न ये था कि फाउंडेशन में जनरली क्या होता है, इंटरव्यू पढ़ाना है, मान लीजिए मुझे इंटरव्यू पढ़ाना है, फाइनल पढ़ाना है, मुझे एक भी सब्जेक्ट भी और पढ़ाना है, आप मैं से बाहर निकलूंगा, आप मुझे बोलो सर एक डाउट था, बोलूँगा यार मेरी तो क्लास है अभी, ये मैं कितने बार कर पाऊंगा, आपके टाइम नहीं दे पाऊंगा। वी स्मार्ट ने चीज़ सबको मेंटेन किया कि यदि हम फाउंडेशन शुरू करेंगे तो एक ही शर्त पे करेंगे कि हमारी इंटर की फैकल्टी फाउंडेशन नहीं पढ़ाएगी। बहुत मन था इंटर की फैकल्टी हम फाउंडेशन ले लें, लेकिन विशाल सर जो उन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट रखा कि नहीं, फाउंडेशन का बच्चा एक वो चाहिए, उसको हैंड होल्डिंग चाहिए, वो इतना मैच्योर नहीं, वो 12th से निकल रहा है, उसको वो हैंड होल्डिंग चाहिए जो उसको क्लास 12th तक मिली है। या तो आप टाइम दो, और टाइम नहीं दे पा रहे तो सब्जेक्ट मत लो। और इस वजह से हम एकदम एक्सक्लूसिव टीम बनी दोस्तों। और अभी यदि आपको कोई भी टाइम चाहिए रहता तो फैकल्टीज़ आर अवेलेबल। एक समय के बाद हमको ना एक उम्मीद हो जाती कि ये सब लोग स्टूडेंट्स इतने इतने सब एक्टिव है, पास हो जाएं, तो उस टाइम पे दोस्तों अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो यदि आप अटेंडेंस, जब आप एब्सेंट होते हो तो उसके 2 रीज़न होते हैं। आपके अंदर एक मोटिवेशन ये आ जाता है, बैकअप कर लूँगा ना यार, बैकअप का प्रेशर दोस्तों बहुत बढ़ जाता है, नहीं करना, ये प्रेशर मत हैंड। आप यहाँ फेस टू फेस ले आओ ना, तो ये सब थॉट अपने अंदर आने मत देना। कभी थॉट आ गया आप बता देना सर हम लोग को ना ब्रेक चाहिए, 5 दिन का ब्रेक चाहिए, ले लेना ब्रेक 5 दिन का, लेकिन ज़बरदस्ती एब्सेंट्स वगैरह मत होना। एक समय ऐसा आ जाएगा जब आप सारे फैकल्टी से अच्छा खासा कनेक्ट हो जाओगे ना, बोलने से पहले सोचोगे, ठीक ना, मन में आएगा अनसन जोक मार देते हो, अभी तो पहला दिन है, मैं हमेशा बोलता पहला दिन है, उसके बाद भाई चुप हो जा, भाई पढ़ा लूँ मैं, चुप हो जा। तो वो स्टेज जब आ जाता है तो पढ़ाने में मज़ा भी आता है, ठीक है ना, वो आ जाएगा। आपको जब भी ऐसा लग रहा है कि सर एकदम वो हो गया है, कोई इंटरनल्स आ रहे हैं, कॉलेज के काम आ रहे हैं, बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे सैक्रिफाइस नहीं होगा आपका। आप बता दो, बस पहले से इन्फॉर्म रखो कि सर मैक्सिमम लोगों का ये कॉलेज का ही टेंशन आ रहा है, जस्ट लेट अस नो। या तो क्लास का ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा उस दिन, पहला स्लॉट नहीं होगा, जाके कॉलेज का काम करके जो 11 बजे ले लेंगे क्लास, पर लॉस नहीं होगा। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं बड़ा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ 10 लोग एब्सेंट हो गए यहाँ से, अरे क्या पागल हो गया क्या, बड़ा चैप्टर चल रहा है, क्यों एब्सेंट होना है, रीज़न बताओ मेरे को क्या है, मैं दे दूँगा, देख लूँगा कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आज यहाँ पे दोस्तों क्लास को खत्म करते हैं सेशन को। इट वॉज जस्ट अ इंट्रोडक्शन सेशन। कल हम लोग बेसिक्स ऑफ मैथ से शुरू करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू विद द मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस हम लोग मंडे को ही शुरू करेंगे दोस्तों, अब एक दिन का गैप आ जाए कोई सेंस नहीं है, ठीक है। विल स्टार्ट फ्रॉम द मंडे और अभी शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ मैथ्स। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कैलकुलेटर एक बार लाओ तो निकाल लो, लाओ सर, एक्साइटेड है कैलकुलेटर यूज़ करने में, निकालो एक बार कैलकुलेटर के बारे में बात कर लेते हैं। सुनिए एक बार दिखाना कैलकुलेटर, बढ़िया बच गए, नहीं लिया ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आपका मॉडल देखिए इसमें क्या लिखा है, MJ12D लिखा है, DA तो नहीं लिखा है, D प्लस छोटा सा कुछ तो नहीं लिखा है, ठीक है। अब सुनिए दोस्तों, आप जब भी कैलसी ले रहे हैं, मैं इस पहली बात तो इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, पर्सनली मुझे ये पसंद है, मुझे इनसे कोई पैसे नहीं मिलते। तो जब आप कैलकुलेटर ले रहे हैं, आप कैलकुलेटर कोई भी लीजिए, ठीक है ना, आप ये मेक श्योर करिए वहाँ पे GT का बटन होना चाहिए, क्योंकि मुझे आज से 5 दिन के बाद लगने वाला है, ठीक है। देखो GT और एक GU करके बटन होता है, GU वाला बटन हमारे काम का नहीं है, M प्लस M माइनस MRC सब में रहते हैं, एक बटन होता है GT है, होगा आपके में, ठीक है। अब देखिए यदि ये कैश वाला कैलकुलेटर लेने जा रहे हो, मैं पहले कह दूँ ब्रांड एम्बेसडर मैं नहीं हूँ, नहीं मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर है जो आपके काम के नहीं है, एकदम दिखने में कॉपी पेस्ट, ऊपर छोटा सा D के आगे बाजू में लगा दिया DA,
अब उससे होता क्या है, आप जब भी चाहेंगे कैलसी लेने तो अब ये चेक करिए 2 के बाद प्लस प्लस का बटन 2 बार दबाना। कौन प्लस प्लस का बटन 2 बार। यदि यहाँ पे स्क्रीन में के लिख करके आ गया, के मत लेना, पक्का उस मॉडल का नंबर है 12DA लिखा है, 120D है, 12DA प्लस है, 5-6 मॉडल आते हैं, आपके काम के नहीं है। जैसे कि मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सुनिएगा दोस्तों, एक समय आ जाएगा कि 23 की पावर 5 निकालना है, 23 की पावर 5, तो मैं आपको एक सीख सिखाऊंगा कैसे करते हैं। 23 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 20, ऐसा नहीं करना है। 23 इंटू 1 इक्वल टू 1 2 3 4 5, आ गई पावर 5। अब जब मैंने 5 बार इक्वल टू का बटन दबाया तो ये वाला मॉडल काम कर रहा है। जो मैंने कहा आपको 12DA या तो 120D प्लस, आप इक्वल टू का बटन दबाते हो, बटन काम ही नहीं करते आपके, वो सिर्फ एक ही बार आगे बढ़ता, 5 बार आगे नहीं बढ़ता। तो वो प्रॉब्लम दोस्तों हम नहीं चाहते हमें फेस करना पड़े। दैट्स वाई गाइस, आप या तो कोई भी कैलसी लीजिए, सिटीजन कोई भी लीजिए, मेक श्योर GT ग्रैंड टोटल का बटन हो। ये सारे कैलकुलेटर में नहीं रहता, सारे कैलकुलेटर में नहीं रहता। और दोस्तों दूसरा, यदि आप कैशियो का ले रहे हो तो मॉडल ही याद कर लो, MJ12D। गाइस आर वेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना। लेना तो फोटो ले लेना, मैं रख देता हूँ यहाँ पे अभी, आज वहाँ से ले लेना मेरे ऊपर क्लास से, ठीक है। आप वाला फोटो प्लीज, किसी को लेना है तो वहाँ पे कैलसी का फोटो लेके जाना। आप मॉडल गलत मत करना दोस्तों, वरना दिक्कत हो जाएगी। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में मैं आपको 2 चीज़ों पे तैयार करूँगा। मैं आपको समझाऊंगा कि हम शॉर्टकट्स और एडवांस शॉर्टकट्स कैसे लगाते हैं। कैलकुलेटर ट्रिक्स में सिखाऊंगा, आपको शुरू करूंगा सिखाना हाउ टू कैलकुलेट। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, पर हमें जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट कैसे करना, पावर, लॉग, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ये सारी चीज़ें मैं आपको कैलकुलेटर ट्रिक सिखाना शुरू करूंगा। और मुझे दोस्तों कल से कैलकुलेटर लगने वाला है। बेसिक्स ऑफ मैथ में हमारा एक सेशन है जिसमें हाउ टू यूज़ कैलकुलेटर मैं सिखाऊंगा आपको, तो कल से प्लीज़ कैलकुलेटर लेकर के आओ, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों कल, आज का यहाँ पे सेशन खत्म करते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको एड्रेस करता हूँ क्लास के बाद, ठीक है।